देश की अर्थव्यवस्था हुई मजबूत। मोदी ने कहा कि नए स्थिति 2047 का भारत उन्नत भारत होगा। उमेश कुमार जो कि एक मेजर कैरेक्टर रहे आपकी सरकार को गिराने में, उनकी निलंबन का प्रस्ताव विधानसभा पटल पर धूल फेंक रहा है। कांग्रेस क्यों नहीं उसको कंसिडर करती? इस राज्य का दुर्भाग्य है, हरीश रावत की सरकार को हटा, ये सब ड्रामा किया गया। दोनों राजनीतिक दल, स्पीकर, कांग्रेस कह भी तो नहीं रही है, न भाजपा कह रही है, न सत्ता कह रही है, न सत्ता मतलब आप कह रहे हैं धामी जी के औजार हैं वो। कोई खाली नहीं है। खंडूरी जी को बदल करके जब निशंक जी आए तो उस समय उनका उपयोग हुआ। जब निशंक का हत्थे नहीं चढ़े तब उपयोग हुआ, तब निशंक ने उनके खिलाफ मुकदमे इत्यादि किए। लेकिन तब भगत सिंह कोश्यारी जी और अजय भट्ट जी के घरों में उनको शरण दी गई। तत्कालीन बीजेपी नेता और आज के कैबिनेट मंत्री जो थे उनको आपने जेल भिजवा दिया। उनके पास तो हिंदुत्व का कवर है, अपना काम चला ले रहे हैं। मैं क्या चलाता काम? सुबोध उनियाल जी कहते हैं कि आपकी वानप्रस्थ की उम्र है, आपको वानप्रस्थ चले जाना चाहिए था, पहले ही आपको ये मान सुबोध उनियाल ने वन और बनू की स्वाभाविकता तो चौपट कर दी है, तो मैं कहाँ वानप्रस्थ लूँ, जरा बता दे। गैरसैंण स्थायी राजधानी बना दी जाए, मान लीजिए, उसके जो भी नुकसान थे, नुकसान तो आपने बाद में भी झेले, लेकिन आप इतिहास पुरुष बन गए होते। मैं मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बनना चाहता। इस जन आंदोलन से बहुत सारे चेहरे निकल के आ रहे हैं, बॉबी पवार जैसे, वो टिमरी जैसे और लूसन टोडरिया टाइप। तो क्या कांग्रेस इन उभरते हुए युवाओं को अपने में अडॉप्ट करेगी? बिल्कुल करना चाहिए। आपने भू कानून कहा तो सरकार ने बना तो दिया भू कानून, आप संतुष्ट क्यों नहीं है उससे? जब सब बिक गया तब आपने कहा कि 1000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं पॉलिसिंग में, उस पर कांग्रेस इतना बड़ा एजेंडा नहीं बना पाई। ये एक बड़ा सवाल है। रणजीत सिंह रावत जी आपके दाएं हाथ के तौर पर याद किया जाता है। करण मेहरा जी के साथ भी आपकी अदावतों के चर्चे उठते हैं। कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, वो यूं ही बेवफा नहीं होता है। नमस्कार, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें उत्तराखंड की राजनीति का अजातशत्रु भी कहा जाता है और राजनीतिक चाणक्य भी। उन्होंने इंदिरा गांधी के दौर का अनुशासन देखा और संजय गांधी की राजनीतिक आक्रामकता देखी। एक ऐसे शख्स जो कि 27 रुपये से ब्लॉक प्रमुख बने, उसके बाद केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्रालय जैसे मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। उसके बाद उत्तराखंड की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफ़रनामा उत्तराखंड के बनने और बिगड़ने की कहानी से जुड़ता है। वह एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें उत्तराखंड की राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है और कुछ लोग उन्हें एक चतुर सियासतदान भी मानते हैं। वह वही नेता हैं जिन्होंने केदारनाथ की भीषण आपदा में बहुत ही कम समय में राज्य को उबारा और उसकी आर्थिकी को पटरी पर लेकर आए। यही वो राजनेता हैं जिन्हें दल बदल की राजनीतिक सुनामी का भी सामना करना पड़ा। आज हम उनसे बात करेंगे न सिर्फ उनकी उपलब्धियों पर, बल्कि उन सवालों पर जो उत्तराखंड का युवा, यहाँ की मातृशक्ति और वरिष्ठ जन ही नहीं बल्कि रोजी रोटी के तलाश में अन्य राज्यों, यहाँ तक कि विदेश में रह रहे उत्तराखंडियत के लोगों के जेहन में उठते हैं। आइए स्वागत करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की चलती फिरती यूनिवर्सिटी श्री हरीश रावत जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। सर, ये कहा जाता है कि राजनीति में दुश्मन बनाना बहुत आसान काम है, अपनों को खो देना बहुत आसान काम है, और लेकिन अपनों को संभाल के रखने में बड़ी मशक्क़त लगती है। पिछली बार जब आप सत्ता में थे, रणजीत सिंह रावत जी का चेहरा, उनका नाम आपके दाएं हाथ के तौर पर याद किया जाता था। इसी तरह करण मेहरा जी जो अभी पुराने हमारे अध्यक्ष थे, उनके साथ भी आपकी बातों को, आपकी अदावतों के चर्चे उठते हैं। क्या ऐसा है कि हरीश रावत की शख्सियत को समझना बहुत मुश्किल है, या फिर आपका कद इतना बड़ा है कि दूसरे नेता आपके कद के आगे खुद को बौना महसूस करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग हमारे सहयोगी रहे हैं, आज भी सहयोगी हैं। पहले व्यक्तिगत निकटता ज़्यादा थी। करण मेहरा तो मेरे साले हैं, सगे साले हैं। तो यदि मैं बहुत संक्षेप में कहूँ तो कुछ तो रही होंगी मजबूरियाँ,
कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। क्या बात है सर। और रणजीत सिंह रावत जी का मेरी राजनीति के एक बड़े पार्ट में, शुरुआत में तो नहीं लेकिन एक बड़े पार्ट में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और बहुत काम किया उन्होंने। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति थे। अब 2017 में हम सत्ता खो गए और मैं दोनों जगह से चुनाव हार गया। उधर सीबीआई की एक नहीं दो इंक्वायरियां चल रही थी। जी कहीं कोई दिक्कत रही होगी, कोई बातें आई होंगी, कुछ हुआ होगा कि रणजीत सिंह रावत जी को हमारे साथ चलने के बजाय, यूँ तो पार्टी में साथ साथ हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जितनी जो व्यक्तिगत निकटता थी वो थोड़ा सा दूर होगी। लेकिन हर किसी को, यहाँ तक बेटे और भाई को भी अधिकार रहता है, जहाँ पर उनको लगे कि अब मैं खुद ही संभाल सकता हूँ या मैं खुद आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या मैंने बहुत सेवा कर दी, तो कुछ बात आई होंगी। तो इसलिए मुझे इस बात का कोई गिला नहीं है। जिस समय तक वो हमारे साथ रहे तो उन्होंने 100% दिया उसका जो है। और करण मेहरा हमने हर आदमी सोचता है कि जिस एरिया में आप राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसके बाद वो हमारी राजनीति को आगे संभालेंगे डेफिनेटली। और चयन हमारा गलत नहीं था, नहीं तो पार्टी अध्यक्ष तक कैसे पहुंचते, आज वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, वहाँ तक कैसे पहुंचते जी। तो चयन हमारा सही था। लेकिन उन्होंने भी अपना कुछ चयन किया होगा कि नहीं भाई, अब कब तक जीजा जी की छत्र छाया में दिखाई देंगे, अब हमको जो है अलग से, करण मेहरा भी एक व्यक्तित्व है, उस रूप में अपने को खड़ा करना है। तो ये व्यक्तियों का अपना निर्णय होता है राजनीति के अंदर जो है। तो उसमें है, जब आप राजनीति में हैं तो आपको लेकर के कुछ चर्चे, अनुमान, कुछ खोजबीन, कुछ खोदना खादना सब चलता रहता है। तो इसलिए, मगर सत्यता ये है कि रणजीत सिंह जी ने जिस समय तक हमारे साथ रहे, उन्होंने 100% पूरी उससे हमको ताकत दी, राजनीति को संभाला। और करण मेहरा जो है, हमने अपनी भविष्य की राजनीति को देखने, दाखने, खड़ा करने, अपने लोगों का ख्याल करने आदि के लिए हमने कहा भाई साले हैं, उनके भाई भी एमएलए थे पहले, उनके पिताजी एमएलए रहे, तो हमने कहा ये इनसे बेहतर कौन हो सकता है। तो हमने अपने बेटों के बजाय उधर इन्वेस्ट करना उचित समझा। और मैं समझता हूँ हमारा चयन गलत नहीं था, चयन सही था। अब उन्होंने जो समय चयन किया कि वो स्वतंत्र रूप से अपने को खड़ा करें, ये उनका अपना टाइमिंग है। ठीक है सर, आपने इंदिरा गांधी जी के दौर से राजनीति को देखा है। आपने यूथ कांग्रेस में संजय गांधी जी की ऊर्जा को महसूस किया, और आज का जो समय है, जो कांग्रेस जिन चुनौतियों से जूझ रही है, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी का दौर है, ये भी आप देख रहे हैं। 50 सालों की इस लंबी यात्रा को में जो बदलाव आए हैं कांग्रेस के अंदर, उन बदलावों से आप हतोत्साहित होते हैं या उत्साह महसूस करते हैं आज कुछ अच्छा हो रहा है? देखिए, ये देश की राजनीति का एक पक्ष है। कांग्रेस पार्टी एक लंबे अंतराल से, तब इतनी लंबे समय से शायद ही कोई पार्टी, यहाँ तक कि
अमेरिका के अंदर भी, ब्रिटेन के अंदर भी आप इतिहास ढूंढिए तो किसी भी पार्टी का जीवन काल इतना लंबा नहीं रहा है जितना कांग्रेस का है। और हमारे लोगों ने, जिन्होंने भी इनकी स्थापना की और जो भी समय समय पर इस पार्टी की बागडोर संभाले रहे या जिन्होंने भी इसको शक्ति देने का काम किया, उन लोगों के इतने पुण्य प्रताप थे कि इतने वर्षों बाद भी, सारी चुनौतियों के बावजूद भी, कांग्रेस पार्टी आज भी जवान है। ऐसा आपको लगता है सर? आलोचक तो दूसरी बात कहते हैं। ऐसा नहीं है। हम जवान हैं, इस बात की गारंटी इस बात से है कि विपक्षी दल, आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए, यदि कम से कम 50 बार तो कांग्रेस का नाम लेते होंगे और उतनी बार गांधी नेहरू परिवार और अब राहुल गांधी जी का नाम लेते हैं। तो इसका मतलब है कुछ तो है हम में, ये प्रमाण है, कुछ तो हम में है कि हमारे विरोधी सब जो भी प्रतिद्वंदी है, विरोधी शब्द तो राजनीति में ठीक नहीं है। राजनीति में हम ये कह सकते हैं कि जो चुनावी या राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारे हैं वो हमको ही अपना केंद्र बिंदु मानते हैं आक्रमण का। तो कांग्रेस ही आज भी आक्रमण के केंद्र बिंदु है। रीजनल पार्टीज को अपने को खड़ा करना है तो वो समझती हैं कि कांग्रेस से चुनौती है, इसलिए कांग्रेस को नीचे करो। यहाँ तक कि जो हमारे सहयोगी हैं आज इंडिया गठबंधन में, वो भी हमको अपने चुनौती मानते हैं अपने अपने राज्यों के अंदर। और भाजपा भी हमको चुनौती मानती है, जो आज इतनी शक्तिशाली, विशाल, रावणी शक्ति के साथ खड़ी पार्टी है, वो भी हमको चुनौती मानती है। तो इसका अर्थ है कि कांग्रेस के डीएनए में, कांग्रेस के संरचना में कुछ ऐसा विशेष है जो उसको भारत और भारत के लोगों और उनकी आत्मा के साथ गहराई से जोड़ता है, गहराई से जोड़ता है। और लोगों को ये लगता है, हमारे विरोधियों को, कि यदि हम जरा सा चूके तो कांग्रेस फिर पनप करके उठ करके खड़ी हो जाएगी। तो हमें भी विश्वास है कि हम फिर उठ करके खड़े होंगे। हम पहले भी गिरे हैं। 1977 में तो लोग कहते थे कि कांग्रेस दफन हो गई है, अब खत्म हो गई है। लेकिन इंदिरा जी का चमत्कारिक नेतृत्व था, हम फिर उभर करके आ गए। 1996 के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि नहीं, अब कांग्रेस का दिया पाछा हो गया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो लोगों ने कहा बस दूसरा नेहरू मिल गया अब तो। लेकिन 2004 में कांग्रेस फिर उभर करके आ गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र का जो बदलाव का स्वभाव होता है, वो स्वभाव का लाभ हमको मिलेगा। और इस देश की जनता के साथ जो हमारा गहरा ऐतिहासिक जुड़ाव है, सामाजिक, राजनीतिक, भावनात्मक, हर तरीके का जो जुड़ाव है देश के साथ, देश के लोगों के साथ, वो हमको फिर से लोगों की पहली चॉइस बनाएगा और हम सत्ता में आएंगे। बस ये समय का चक्र है। इस समय चक्र भाजपा के पक्ष में है। कहीं से चक्र यदि बदल गया, जैसा 2002 में बदला था, कांग्रेस राज्यों में हारते आ रही थी, हारते लस्त-पस्त हो गए थे। लेकिन 2002 में उत्तराखंड में हम चुनाव जीत गए और उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक राज्य कांग्रेस के पास आते गए और 2004 में हमने केंद्र में सरकार बना दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार
हम उत्तराखंड से ये चक्र फिर प्रारंभ करेंगे। देवभूमि से। हाँ, गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में प्रारंभ करेंगे, यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में प्रारंभ करेंगे, और हमारा जो पंचमुखी रुद्राक्ष है नेतृत्व जो है, हम उसके नेतृत्व में प्राप्त करेंगे। और उसके बाद सोनिया जी के मार्गदर्शन में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2029 में हम केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। सर, आपने समय चक्र की बात कही, तो समय चक्र को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। आज की जो सौम्यता है, आपकी जो ताकत है, आपकी जो शांति है, जिस तरह से आप कम्युनिकेट कराते हैं, जिस तरह से आप लोगों से जुड़ते हैं, थोड़ा सा वो दौर हमने तो ट्रैवल नहीं किया, हमें उस दौर की एक टाइम ट्रैवलिंग कराई है जब आप छात्र राजनीति में थे और जब आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का एक स्पीच आपने कराई थी, बहुत एडवर्स कंडीशन में, मैंने सुना है। तो उस दौर में भी क्या आप इतने ही सौम्य थे, या तब वो युवा जोश में कुछ उद्दंडताएं भी रही होंगी? उन किस्सों से भी हम रूबरू होना चाहेंगे। कि समय सबसे बड़ा गुरु होता है। तो जैसा होना चाहिए था छात्र जीवन में, वैसे थे। और फिर जब सामाजिक राजनीतिक जीवन में आए तो धीरे धीरे ढले। अब पहले दौड़ते हुए राजनीति करते थे, अब बहुत खरामा सहारा लेकर के चलते हुए राजनीति करते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है सर कि आपने हॉस्टल में लोगों को बंद कर दिया था? मुलायम सिंह जी को भी आपने बंद कर दिया था। और वो कुछ क्या लोगों को जो उठा के कैप्चर कर लिया था। राजनारायण जी मेंटर थे उत्तर प्रदेश में, TN सिंह की गवर्नमेंट थी जी। तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि इंदिरा गांधी को हम लोग आमंत्रित करने गए थे। इंदिरा जी को उस समय आइकॉन थी वो। उन्होंने प्रीव्यू पर्स गरीबी प्रीव्यू पर्स समाप्त कर दी थे राजाओं के, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, वो कर दिया था। तो सारे लोगों के दिमाग में सब जगह इंदिरा गांधी। तो हमारे दिमाग में भी इंदिरा गांधी थी। तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं दिल्ली, आमंत्रित करने पहुंचे तो उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। बोले कर पाओगे? हैं? तो हमने कहा जी कर पाएंगे। अब जैसे देहरादून ने लखनऊ लैंड किए तो लखनऊ में तब तक हवा दिल्ली से ही फैल गई थी कि इंदिरा गांधी जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों को एड्रेस करने पहुंचेंगे। तो हम लैंड किए, उससे पहले राजनारायण जी का बयान देखने को मिला कि लखनऊ की धरती को, इंदिरा गांधी को अपवित्र नहीं करने दिया जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय में वो घुस नहीं पाएंगे। तो हमने कहा भाई बाकी तो इंदिरा गांधी जी खुद ही निपट लेंगे इनसे, लेकिन विश्वविद्यालय में जब आए मीटिंग हो तो हम लोग करवाएंगे। और अपार भीड़ थी, यूनिवर्सिटी तो पूरी उमड़ी थी। इधर उधर के हमने सब जगहों के छात्र भी बुला लिए थे, यहाँ तक कि कानपुर DAV के और यहाँ के भी छात्र बुला लिए थे। और पब्लिक भी, आम जनता भी आ गई थी। चारों तरफ ऐसा लगता था जो कंगूरे थे उसके, बड़ा शानदार कैंपस परिसर है ना लखनऊ यूनिवर्सिटी का, स्वप्निल परिसर है। तो उसमें सब जगह लोग दिखाई दे रहे थे, जिसको जहाँ मिल गया लोग पेड़ों में चढ़ करके इंदिरा गांधी जी का भाषण सुनने के लिए थे। तो इन्होंने जो सोशलिस्ट लोग थे, उस समय समाजवादी युजन सभा थी, और उधर वो थी जो है जो कांग्रेस वो थी, तो कांग्रेस में भी वो भी विरोध में थे। और विद्यार्थी परिषद जनसंघ की वो भी विरोध में थी, जनसंघ कहलाती थी विद्यार्थी परिषद, वो भी गंभीर रूप से विरोध में थे। सब लोग, इन्होंने सब ने वो कर रखा था। तो एडवांस पार्टीज जो इनकी आई वो हॉस्टलों में रुके। अच्छा, हम भी हॉस्टलों में ही थे सब जो है। तो हमको मालूम था कौन कहाँ रुका है, क्या रुका है। तो इंदिरा जी को
लेने एक दस्ता वहाँ गया हमारा, एक आध दस्ता रास्ते में रहा, एक आध दस्ता सब रहा, सब प्लानिंग की हमने। और जो दस्ता वहाँ रखा यूनिवर्सिटी हॉस्टलों में, उनका काम सुबह हमने कहा भैया नहाने जाएं, अच्छा, बाहर से बंद तो इनके बाथरूम ही में बंद कर दो, नहीं तो इनके कमरों में बंद कर दो, कमरों के बाहर गुठिया लगा दिया करके। आपने? हाँ, ताले मंगाए थे हमने, सब में ताले लगा दी, इनको बंद कर दिया। तो इनकी जो मेजर फोर्स थी जिसके बल पर वो डिस्टर्ब कर सकते थे, वो वहाँ बंद हो गई। अब नेता तो नेता की तरीके से आते हैं, तो राजनारायण जी, जनेश्वर मिश्रा जी बाद में रेल मिनिस्टर रहे, मुलायम सिंह जी इत्यादि उस समय छोटे प्लेयर थे उनके, जो है ये समाजवादी युजन सभा के प्लेयर थे। तो ये सब लोग कुछ मत, ये लोग बाद में आए। तो इनको कॉर्डन करने के लिए हमने पहले से कुछ टाट के बोरे के उसको बना रखे थे। अब ये हुआ कि राजनारायण कहीं आगे न बढ़ जाए और जनेश्वर न बढ़ जाए, वो थे। तो उनके लिए हमने हमारे पास भी काफ़ी मजबूत लोग थे, तो उनको हमने बोरे डबल करके हमने कहा भाई इनको जो है भैया, अच्छा ये जो मोटे लोग होते हैं तो प्लान बनाया कि इनको गुदगुदा करके तो वो जहाँ जाए गुदगुदाने वाले उनके पीछे पीछे नारायण जी, नारायण जी, नारायण। इंदिरा जी वहाँ एड्रेस कर रही थी दूर, विशाल भीड़ में। हाँ, ये एक कोने में जो है हमने उसी में बोरे के अंदर सबको टाट के उसके अंदर कन्फाइंड कर दिया। तो इंदिरा गांधी के गुंडों ने दूसरे दिन राजनारायण जी का बयान आया। अच्छा। इंदिरा गांधी के गुंडों ने वो सब कहाँ से लाई गुंडे, और उन गुंडों ने हमको विरोध नहीं करने दिया और हमारे साथ अभद्र आचरण किया। और बाद में तो जब इंदिरा जी चली गई तो हम लोगों ने उनको विदा करने गए तो राजनारायण जिंदाबाद। अच्छा। राजनारायण के हो गया जिंदाबाद मेरा, क्या मत करते हो जिंदाबाद। और विशाल शरीर था उनका, जो है। तो होता है, यूनिवर्सिटीज के दिन है, तो वो दिन है। और आज हम किसी को घेरेंगे तो वैचारिक रूप से घेरेंगे। आज वो राजनीतिक सहिष्णुता दिखाई नहीं देती। हाँ, उसका भाव है। वही नारायण जी जो है, जब हम बाद में वो उनका ऑफिस था जहाँ, तो बाद में हम लोग यूनिवर्सिटी बंद हो जाती थी, हॉस्टल बंद हो जाते थे, तो वहाँ जा कर के नारायण जी के वहाँ से वो कूपन लाते थे और होटल में खाने के लिए सब वो करते थे व्यवस्था, जो है। और नारायण जी जानते थे इन्हीं लोगों ने किया है करके। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे कहने पर हमारे हॉस्टल के लड़कों के लिए कूपन इत्यादि दे देते थे। बाद में जब हम एक छात्र आंदोलन में बंद हुए तो 7 महीने रहे, तो 3 बार उन 7 महीनों में अलग अलग तरीके से अलग अलग आंदोलनों में नारायण जी जो है वहीं आए। तो बी क्लास होता है, जो जरा पढ़े लिखे लोग होते हैं या राजनीतिक कैदी होते हैं, तो हम सब बी क्लास में, तो नारायण जी भी वहीं थे। तो नारायण जी की डाइट का बड़ा मजा लेते थे और सब करते थे, तो वो भी देखा, सब देखा। सर, वापस आते हैं उत्तराखंड की राजनीति में, और आपका दिया हुआ एक नारा बहुत कर्णप्रिय है और लोकप्रिय भी है। जब आप उत्तराखंडियत की बात करते हैं, आप मंडवे की रोटी की बात करते हैं, गेठी की सब्जी की बात करते हैं, और मैंने व्यक्तिगत तौर पर गेठी की सब्जी खाई है, मैं कुमाऊँ का ही रहने वाला हूँ। नहीं खाई? खाई है, बहुत अच्छे से खाई है। खाओ जवान लोगों से ताकत तो बड़ी अच्छी, हाँ, पौष्टिक होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत अच्छी होती है। माल्टे की पार्टियाँ आपकी होती हैं। तो सर, ये सिंबॉलिकली तो बहुत अच्छा लगता है इस समय जब आप सत्ता के बाहर हैं, लेकिन आपको एक छोटा ही सही, आपको एक बड़ा कार्यकाल मिला, राज्य के सूबे के मुखिया के तौर पर मिला। तो इस जो ये नारा था, ये जो शब्द था, इसको संस्था बनाने में क्यों चूक गए आप? चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती, आप एक दिन में किसी चीज़ को थोप नहीं सकते, चीज़ें इवॉल्व की जाती। ये राज्य हिमालयी राज्य के रूप में पार्लियामेंट ने कंसीव किया, कहा और डिलीवर किया, ये हिमालयी राज्य बना।
और हिमालयी राज्य को हम संचालित कर रहे थे यूपी मॉडल से, बिहार मॉडल से। जब मैं मुख्यमंत्री बना यहाँ, एक आध साल तो हमारा आपदा मैनेजमेंट में लग गया, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कहा, सब कुछ तहस नहस था, सब चीज़ को पटरी पर लाना बड़ा कठिन काम था। डेफिनेटली। तो 1 साल 1.5 साल जो भी लगा उस काम में लग गया। तो मैंने साथ साथ थोड़ी छोटी छोटी पहलें प्रारंभ की, जिससे हम धारा बदल दें। मतलब जिस रास्ते पर चल रहे हैं, चलते चलते ही बिना रुके बिना व्यवधान के हमने रास्ता बदला धीरे धीरे। और उत्तराखंड के निर्माण के वक्त में जो सोचें थी, जो समझ थी, उनको केंद्र बिंदु मान करके हमने सैकड़ों पहले प्रारंभ की, सैकड़ों पहले प्रारंभ की। मंडवा झुंगरा खाएंगे, कोदो झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। तो और कोदो झुंगरा खाएंगे, गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। सब लोगों के अपने ये एक दर्शन था ना, ये नारे नहीं थे, एक दर्शन था, जीवन शैली थी। आगे के लिए क्या, किस रास्ते पे चलेंगे, उसकी घोषणा थी, ये घोषणा थी। तो उस घोषणा को हमारी सरकार ने, मैं अपने मंत्रियों का सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जब हमने ये बदलाव लाना शुरू किया तो उन्होंने इसको सपोर्ट किया और हम वो बदलाव हमने प्रारंभ किया। अब अंदाज लगाइए, हमने मंडवा हमारे यहाँ विपन्नता का प्रतीक माना जाता था, गरीब लोग खाते थे। तो आज वो संपन्नता का प्रतीक हो गया है। तो एक लंबी यात्रा है ना, लंबी यात्रा है। उसमें हमने इंदिरा भोजनालय खोले, उत्तराखंड के व्यंजनों की पकवानों के हमने एक त्योहार ही मनाना शुरू किया। घी संक्रांत को हमने उसके रूप में अडॉप्ट ही किया पूरी तरीके से। मंडवे के उत्पादन आदि में, मोटे अनाजों के उत्पादन में बोनस की नीति हमने प्रारंभ की। उसके बीजों को और मॉडर्नाइज करने के लिए, डेवलप करने के लिए काम किया। मंडवा थ्रेशर बनाए ताकि महिलाओं को ज़्यादा बोझ ना हो उसका। मंडवा थ्रेशर तैयार किए। छोटे हाथी 90% सब्सिडी के साथ छोटे ट्रैक्टर्स लोगों को दिए ताकि लोग वहाँ टिलिंग कर सकें। मतलब एक पूरा कंसेप्ट डेवलप किया हमने। उसके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें, उसमें हमने संस्कृति को भी जोड़ा, हमने भाषा बोली को भी जोड़ा, हमने उसके साथ अपनी वस्त्र आभूषण आदि को भी जोड़ा, खान पान व्यंजनों को जोड़ा, अपने परिवेश को इन टोटलिटी में, जो उत्तराखंडी परिवेश है उसको हमने जोड़ा। उसको हमने एक स्वरूप दे करके नाम दिया उत्तराखंडियत। तो ये एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। जो आपने कहा, ये कोई सरकार नहीं कर सकती है, ये बदलाव जनता लाती है। हमने धीरे धीरे जो है यूपी मॉडल को उत्तराखंड मॉडल में बदला। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं 2017 में इस मॉडल के आधार पर लोगों का समर्थन नहीं जीत पाए और वो मॉडल मेरे साथ लगभग छिन्न भिन्न हो गया। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ पहले आज की सरकार भी कर रही है जो हमने प्रारंभ की थी, लेकिन एक श्रृंखला होती है ना, एक चीज़ से एक जुड़ती है, एक से एक जुड़ती है, तब एक पूरा चेन बनती है, वो बनता है, आइडिया बनता है, एक पूरा कंसेप्ट बनता है। अलग अलग टुकड़ों से एक समग्र कंसेप्ट बनता है। तो वो समग्रता आज समाप्त हो गई है और इसीलिए आज राज्य गंभीर
प्रश्न झेल रहा है जो उसके अस्तित्व पर प्रहार कर रहे हैं, निरंतर चोट कर रहे हैं अस्तित्व पर, जो है बेरोजगारी, ये पलायन, कितना कितना भयंकर पलायन है। अच्छा, सोसाइटी में एक अलग तरीके की विचक्षणा पैदा हो रही है। हाँ, हम एक राज्य के रूप में छोटे राज्य हैं, लेकिन छोटे राज्य के रूप में हम बंट रहे हैं। छोटे राज्य को, छोटे परिवार को एकजुट रहना चाहिए, लेकिन हम बंट रहे हैं। आज बांटे जा रहे हैं, राजनीति के लिए बांटे जा रहे हैं, लेकिन बंट रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं जो मैं समझता हूँ कि राज्य के लिए, आगे के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण भविष्य बना रही है। सर, लेकिन बात सिर्फ आपके सीएम कार्यकाल की नहीं है। उससे पहले भी, चाहे 2002 की सरकार की बात हो, वो भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उसके बाद 2000 जब आप आए, उससे इमीडिएट पहले भी थे। और आपका दखल, आप एक दबंग दखल उसमें रखते थे। आप एक अच्छा प्रेशर ग्रुप थे। स्पीकर साहब आपके कहने पर बनते हैं। इसका मतलब है कि प्रभाव तो आपका तब भी था, उस गवर्नमेंट में भी था। जो आप कह रहे हैं वाकई में निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी मतलब वो एजेंडा क्यों पास ऑन हो गया? जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है हमारी, इसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, इसमें मुख्यमंत्री बहुत मायने रखता है। ही इज द लीडर। उसको चीजें चयन करनी पड़ती हैं, उसको सिंक्रोनाइज करनी पड़ती हैं, चीजें जोड़नी पड़ती हैं, सब चीजें समेट पड़ती हैं, सबको लगाना पड़ता है। तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था ना। जो मुख्यमंत्री थे वो एक बड़े विजन के साथ आए थे। आप इससे लगा लीजिए कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल या वाइस चांसलर लेवल के व्यक्ति थे। अब वो जब यहाँ आए तो उन्होंने उस विजन को यहाँ दिया। उन्होंने विकास का, दूसरी चीज़ों का। अच्छा, दूसरा उम्र का 1980 का हरीश रावत रिस्क टेकिंग हरीश रावत था। 90 का भी हरीश रावत रिस्क ले सकता था। 2002 का हरीश रावत भी रिस्क ले सकता था। लेकिन आज 2025 का हरीश रावत उतना रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि शारीरिक ऊर्जा भी आदमी की मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करती है। निश्चित तौर पर। हाँ, उसका आखिर शारीरिक ऊर्जा ही उसको पोषण देती है ना, उसको गर्मी देती है। तो अब आज मुझसे आप वो कहें तो नारायण दत्त जी जिस उम्र में आए हैं मुख्यमंत्री बन करके, वो स्टेटस को, मतलब उस ढांचे के साथ बहुत छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। वो उसी तरीके के जो प्रचलित परंपरा है, वो उसी रास्ते पर चलना चाहते थे। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। मैं उनके पास 3 बार जो है राज्य की राजधानी को लेकर के गया। मैंने कहा भाई, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है, राजधानी क्षेत्र कहा है, हमको चयन करना चाहिए, देहरादून अस्थायी है। बोला हाँ बताइए फिर कहाँ हो। जब मैंने उनको नरेंद्र नगर से कुंजापुरी क्षेत्र में, हमने कहा हम विधानसभा भवन आदि बनाएंगे और नीचे जो है IDPL में सचिवालय इत्यादि होगा, और कुछ सचिवालय का कुछ हिस्सा जो है हम रानीपुर में लेकर के जाएंगे, ताकि जो है ये एक पूरा एरिया। तो हाँ, नाने हाँ बहुत भला आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया। कुमाऊनी में कहा उन्होंने। जब कुछ महीने बीत गए तो मैं फिर गया उनके पास रिमाइंडर लेकर के। हाँ, फिर मैंने कहा वो भी है। मैंने सोचा शायद इनके मन में कोई और बात हो। मैंने कहा एक बड़ा राजनीतिक राजधानी क्षेत्र बना देते, ये जो है, मैंने कहा वहाँ पानी वानी की समस्या भी नहीं रहेगी। डैम है हमारे पास, तोमड़िया दूसरे जैसे डैम बने हुए हैं, वहाँ से ले करके, मैंने कहा काशीपुर के पास से ले करके हम इस एरिया को ऊपर
सल्ट महादेव और उसके ऊपर तक जो है अदाली खाल तक, इस एरिया को डेवलप करते हैं। सारी राजधानी के स्ट्रक्चर को इनको वहाँ लेकर के जाते हैं। हाँ, ये भी अच्छा है। वो जो पहले वाला था वो भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं एक्सप्लोर करता हूँ इसको सब, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक हो गया अध्यक्ष की, मैं खुश। मैंने कहा भाई मुख्यमंत्री कम से कम कर रहे हैं। 2 महीने बाद जब मैंने देखा, पूछा मैंने, कुछ हुआ? हाँ, कुछ नहीं। मैंने कहा मैं फिर आऊँ? नहीं, आप तो किसी समय आइए आपका। मैं गया, चाय वाय पीते, मैंने कहा तो बोले नहीं, वो बहुत वो होगा, बड़ा उछाड़ पछाड़ करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, देखो ये भी काम है, वो भी काम है, फिर वो स्वास्थ्य का है, फलां का है, ये है, वो है। उन्होंने मुझको बड़ा लंबा चिट्ठा बता दिया। तो मैं समझ गया कि ये जो है इस रिस्क को नहीं लेना चाहते कि यहाँ से जो स्थापित हो गया है उसको अब वो नया कोई जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है करके। तो ये जबकि सर गैरसैंण आपने ऑप्शन दिया भी नहीं था अभी तक। आ? अभी तक आपने गैरसैंण का ऑप्शन तो दिया ही नहीं था। ऑप्शन उस समय तक मैं स्वयं अध्ययन कर रहा था कि ये गैरसैंण कह रहे हैं कि गैरसैंण कैसे डेवलप की जाएगी, क्योंकि गैरसैंण में जो दूरी का फैक्टर था और भौगोलिक विषमता का फैक्टर था, वो मेरे दिमाग में भी था। और मेरे दिमाग में ये भी था कि मैदान, पहाड़, मैंने गढ़वाल, कुमाऊं, सब का समन्वय, संतुलन भी बिठाना था जो है, इसीलिए राजधानी क्षेत्र की बात की थी। तो जब गैरसैंण तो तब आया जब मैंने ये देखा इन वर्षों, इन समयों के अंदर कि हम यहाँ भूमि रही नहीं गई है नीचे, जो जितनी जो हमारी अन्न आत्मनिर्भरता है वो देने वाली जो बेल्ट है हमारी, इस बेल्ट के अंदर अब जमीन इतनी रही नहीं गई है कि कृषि भूमि को और ज़्यादा ख़त्म किया जाए, तो उससे हम आत्मनिर्भर, अन्न के मामले में आत्मनिर्भर राज्य नहीं होंगे। फिर हम जो है केंद्र सरकार की कृपा पर और दूसरे की कृपा पर हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल पूल में हमारा कंट्रीब्यूशन घट जाएगा। तो मैंने अंदाज लगाया कि यहाँ आप ज़्यादा, और दूसरा मुझे जलवायु इत्यादि के हिसाब से मैंने देखा, जलवायु परिवर्तन के हिसाब से मैंने देखा कि मैं तराई और भावर के अंदर जितना स्ट्रक्चर बनेंगे, मकान आदि, ईंट पत्थर वाले पत्थर, तो उतना ही जलवायु परिवर्तन का असर हमारे वहाँ ज़्यादा, ये बादल फटने की घटनाएं आदि होंगी। तो ये सब चीज़ों की जानकारी लेने के बाद मैंने, जब नारायण दत्त जी से बात कर रहा था, तो मैंने ये अध्ययन भी प्रारंभ किया कि यदि गैरसैंण की क्या संभावना है। और आज मैं कन्विंस हूँ इस बात से कि हमारी आधी समस्याओं का समाधान गैरसैंण है राज्य की जो है। ये केवल मैं भावनात्मक आधार पर नहीं कह रहा हूँ, मैं आर्थिक आधार पर भी कह रहा हूँ, और बल्कि उसका सर्वाधिक फायदा हमारे जो मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में आर्थिक संपन्नता आई है। उस आर्थिक संपन्नता के बाद आज वो अपने पैसे को यदि कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, व्यापार में और दूसरे कामों में करना चाहते हैं, वेयर इज द लैंड, वेयर इज द लैंड। या तो आप एग्रीकल्चर लैंड को बिल्कुल समाप्त करने का निर्णय लें, और नहीं तो आपके पास ज़मीन नहीं है। और ऊपर की तरफ आपके पास यू हैव प्लेंटी ऑफ लैंड, लेकिन आप वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। हाँ, नए ग्रोथ सेंटर डेवलप हो सकते हैं। तो मैंने ये अंदाज लगाया कि हम नदी घाटियों की तरफ से यदि गैरसैंण को अप्रोच करें चारों तरफ से, और कुछ टनल्स जैसे मैदाबंद से जब हम
नयार के किनारे किनारे चला। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुमाऊं का रहने वाला हूँ सर। ओहो, तो मैं आपको कुमाऊं का बताऊंगा। जी। तो मैदामन से जब हम चलेंगे तो हमने कहा जो है हम ऊपर आकर के नयार के मुहाने आकर के वहाँ से टनल के जरिए जो है भराड़ी शहर नीचे गैर शहर आ सकते। उसी तरीके से हमने सोचा गरुड़ के पास में जो है हमारा जौनाई का क्षेत्र है, तो जौनाई से हम टनल के जरिए पहुंचेंगे इधर महलचौरी के पास में, और यहाँ तक टनल के जरिए निकालेंगे सड़क को एरिया। और उधर रामनगर से मोहान यहाँ हमारे मरचूला तक हम थोड़े टनल के सारे आएंगे उस जगह पे जो है, और बाकी जो है नदी के किनारे किनारे चौखुटिया होकर के, और चौखुटिया से फिर हम टनल का भी सहारा ले सकते हैं और नदी के किनारे किनारे होते हुए भी जा सकते हैं हम जो है। तो हमने अंदाज लगाया कि इससे दर्जनों हमारे नए ग्रोथ सेंटर डेवलप होंगे, और उधर श्रीनगर से है ही है सब वो जो है नदी के किनारे किनारे, तो उधर पिंडर से। तो हमने ये अंदाज लगाया कि हम गैरसैंण के साथ दर्जनों नए आर्थिक सेंटर ग्रोथ सेंटर डेवलप कर सकते हैं। तब मैं गैरसैंण के पक्ष में उठा। इसलिए मैंने जब सरकार में था तो 2015 के आखिर में गैरसैंण पर फोकस किया और बनाना शुरू किया। मैंने कहा नहीं, नाउ लेट अस हैव गैरसैंण, विल टेक दैट रिस्क। लेकिन वो रिस्क 2017 में लिया जा सकता था उस समय। इसीलिए मैंने लोगों से कहा था कि हमको दो, मैं 2020 तक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दूंगा और 2021 तक हम राजधानी शिफ्ट कर देंगे गैरसैंण। या सर ये एक चतुर राजनीतिक की सोची समझी प्लानिंग थी कि इलेक्शन आने वाला है, एक एजेंडा अगर जनता एक्सेप्ट कर लेगी तो चल जाएगा, और नहीं चलेगी तो। यदि केवल ये चतुराई होती तो फिर मैं पैसा खर्च नहीं करता, फिर मैं नारा खर्च करता, फिर मैं नारा देता। और जैसा चतुराई बीजेपी ने की कि उसको बिना कुछ दिए बिना कुछ किए कह दिया ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो मैं भी कह देता कि गैरसैंण राजधानी। लेकिन सर राज्य के युवा, तो हमने चतुराई नहीं की, हमने एक योजनाबद्ध तरीके से, प्लान तरीके से कि हम जब राजधानी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे तभी। क्योंकि मैं जानता हूँ आप आज स्थापित राजधानी है आपकी देहरादून में जो है, आप यहाँ से फाइलें बांधेंगे तो कहाँ खोलेंगे आप? कहीं तो खोलने के लिए जगह चाहिए ना। सरकार तो फाइलों में चलेगी, दफ्तरों में चलेगी ना, उस बैठने के लिए जगह तो चाहिए। तो कुछ भी था ना हो, तो मैंने नारा नहीं दिया, मैंने काम किया धरती पर, और लोगों ने काम को देखा नहीं। और 2017 में एक ऐसा अवसर जो इस राज्य के लिए बहुत बड़ा चेंज ला सकता था, वो अवसर गंवा दिया। तो सर कहीं ना कहीं चूक हमारी ओर से भी नहीं हुई, आपकी ओर से, कि आप अपने कामों को जनता को बता नहीं पाए? जैसे आज का जो समय है, आप जैसा मझा हुआ राजनीतिज्ञ जो ये जानता है कि जनता को बार बार बताना भी पड़ता है, वो कहाँ चूक गया कि अपने कामों को वहाँ नहीं लेके? यहाँ 4 ऐसे बिंदु हैं। पहली बात तो यह है, मैंने प्रचार के बजाय, अब अंदाज लगाइए, धामी जी की सरकार ने 1000 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए से एक साल में अपने चेहरा चमकाया है, लोगों तक पहुँचे। और आज भी यहाँ से लेकर दिल्ली तक कहीं भी चले जाइए, कहीं हवाई अड्डों पर चले जाइए, आपको उनके दर्शन हो जाते हैं। मैंने उसके बजाय जो है मुख्यमंत्री सहायता कोष से मैं रात को आवाज़ लगा करके बुला करके कहता कोई और है भाई मिलने वाला,
ताकि आर्थिक मदद के लिए, दूसरी मददों के लिए, रोजगार के लिए लड़के आते थे। तो मैं कहता था भाई क्या कुछ काम धंधा कर सकते हो क्या, काम से आप पैसा ही नहीं है, अच्छा चलो तुम एक काम करो, इनको भाई इतना पैसा मंजूर करो, और उसे कहते थे तुम इतने पैसे से जो है बैंक के पास फला चीज़ के लिए आवेदन करना, और तुम इतना जो तुम्हारा हिस्सा है वो मैं दे दे रहा हूँ। मतलब मार्जिन मनी आपने दे दी, मार्जिन बाकी मनी लोन हम दे देते बैंक से थे, ले लेंगे, ताकि वो अपना रोजगार कर सके। मैंने वो पैसा उसमें खर्च कर दिया सारे का सारा। मेरा कहीं आपने मुख्यमंत्री के रूप में बोर्ड लगा हुआ नहीं देखा होगा। मैं कहता था लोगों के सामने, मैं चलता फिरता बोर्ड हूँ, मैं काहे के लिए करना है, छोड़ो इस काम को जो है। इसीलिए मैं अखबारों का प्यारा भी नहीं हो सका, क्योंकि आज अखबारों को 2-2, 3-3 पेज के भी विज्ञापन आते हैं। मेरे समय में जो है आधा पेज का विज्ञापन आता था, जो रेगुलेटरी विज्ञापन होता था। तो एक तो यहाँ हमसे स्वभाव को, मतलब आप कह रहे हैं कि चूंकि आपका नेचर नहीं था इसलिए आप चूक जो गए। समझदारी नहीं थी, और मुझको समझना चाहिए था। मिशन भी तब अचीव किया जा सकता है जब आप उसके लिए वेल ऑयल्ड हो। तो मैंने एक फैक्टर जो था वो छोड़ दिया। दूसरी, पार्टी मशीनरी मेरी हॉस्टाइल हो गई, अध्यक्ष हॉस्टाइल हो गया, और जो कम्युनिकेशन वर्कर ही तो माध्यम बनता है, डेफिनेटली। तो वर्कर हमारा माध्यम नहीं बन पाया, वर्कर माध्यम नहीं बन पाया। और पहले 1.5 साल आई वॉज ए चीफ मिनिस्टर विद द लीडर। I was the chief minister, was total control over everything. लेकिन जब मेरी सरकार गिराने के बाद जो 1 साल का पीरियड रहा, उस पीरियड में I was the चीफ मिनिस्टर जो किसी तरीके से फायर फाइटिंग कर रहा था, कार्यकाल को पूरा करना था, क्योंकि मुझको रोज गिनने पड़ते थे। कभी भी कोई रेखा आर्यवंश न निकल पड़े, क्योंकि भाजपा जो है हर हालत में हमारी सरकार को गिराना चाहती थी। तो ये जो स्थिति थी, उस स्थिति ने जो फोकस होना चाहिए था प्रचार पर, हम उतना फोकस नहीं कर पाए। ये, और चौथा, मुझे लोगों पर उनकी समझ से ज्यादा विश्वास था। मैं समझता था कि हमारे लोगों ने राज्य इसीलिए बनाया है, जिस कंसेप्ट को मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, जिस कंसेप्ट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसी के लिए लोगों ने राज्य बनाया है। तो ये लोग जो है उस कंसेप्ट को समझेंगे, और कुछ सीमा तक समझा भी। उत्तर प्रदेश से प्रचंड 2017 में प्रचंड सांप्रदायिकता की आंधी थी, ध्रुवीकरण हुआ हिंदू मुसलमान के ऊपर उत्तर प्रदेश में। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, सबकी जड़ें तो छोड़ो, मिट्टी तक उखड़ गई जड़ों के नीचे की जो है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर लोगों ने हमारा साथ देने की कोशिश की, और हमको करीब 34-35% वोट मिला। बल्कि हमारा वोट नहीं गया भाजपा के बाद, यूकेडी का वोट गया, सपा का वोट गया, बसपा का वोट गया, निर्दलियों का वोट गया। बस थोड़ा सा टैक्टिकली भाजपा जो है पोलराइज अपनी वो करने में सफल हो गई। हम कुछ परसेंट वोट, और यदि हमारा बढ़ जाता, यदि ये चारों जो चीज़ें मैंने बताई जहां हम कमज़ोर रह गए, यदि हम वो कमज़ोरी को दूर करते, तो फिर स्थिति हो सकता है हम 4-5% वोट बढ़ा लेते, उनका 4-5% घट जाता, तो स्थिति बदल जाती जो है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कहीं आपको ये नहीं लगता कि एक मौका था, इतिहास ने आपको एक समय दिया था कि जहां आप जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ अगर ये डिसीजन कर लेता कि गैरसैंण स्थायी राजधानी ही बना दी जाए, मान लीजिए, उसके जो भी नुकसान तो आपने बाद में भी झेले ही, लेकिन आप इतिहास पुरुष बन गए होते, या उत्तराखंड के परमार बन जाते आप। यदि मुझे ये मालूम होता कि हम नहीं हारे,
यहाँ मैं चूक गया। मुझे पक्का यकीन था कि हमारी सरकार रिपीट होगी, और मैं योजनाबद्ध तरीके से ही शिफ्टिंग करना चाहता था। मैं राज्य को हैफेजर्ड, मैं मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बनना चाहता था जिसने बिना प्लानिंग के राजधानी कूच कर दी थी। मैं वो नहीं बनना चाहता था। यदि दोनों बातें हैं, मैं इतिहास पुरुष भी बन सकता था, लेकिन मैं एक पागल मुख्यमंत्री भी कहा जा सकता था, क्योंकि यदि मैं घोषित करता राजधानी तो फिर मैं सिंबलाइज ये करता, मैं वहीं बैठता, मैं मंत्रिमंडल के साथियों को भी वहीं ले जाता, डेफिनेटली मैं सचिवों को भी वहां बैठने के लिए कहता। यदि मैं करता तो हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की तरीके से या भाजपा की तरीके से नहीं करती कि ग्रीष्मकालीन राजधानी वहाँ और वहाँ अब एसडीएम भी नहीं बैठता। मैं वो तो उनके पास तो हिंदुत्व का कवर है, वो तो अपने को हिंदू मुसलमान या मुसलमानों का वो दिखा करके अपना काम चला ले रहे हैं। मैं क्या चलाता काम? सारे हौच पौच हो जाती राज्य के अंदर। तो सर यही तो हरीश रावत होने का मतलब है। न फिर हौच पौच करना नहीं, लेकिन अगर आप वहाँ राजधानी ले गए होते, जैसे जब आपने विजन बना दिया था, आपके पास पूरा नक्शा था, और ये एक ऐसा राज्य है जिसको के साथ आपने पैदल एक एक कदम नापा होगा जब से आप राजनीति कर रहे हैं, तो आपके पास पूरी ज्योग्राफी की नॉलेज थी, आप वहाँ की डेमोग्राफी को समझ रहे थे, इकोनॉमिक्स को आपने समझा था, तब आपने प्लान किया। मेरा सवाल ये है कि अगर ये घोषणा हो जाती कि ये स्थायी राजधानी डिक्लेयर हो गई या आप वहाँ बैठने लगते, तो नई सरकार चाहे आपकी आती चाहे किसी और की आती, बदल तो पाते नहीं। वो बात आप सही कह रहे हैं जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो बैठते, हम 4 ही महीने बैठते, 6 ही महीने बैठते, हौच पौच तो हो जाती पूरी, क्योंकि सब कुछ यहाँ रहता और हम वहाँ बैठते। तो उसको प्रसव पीड़ा मान के झेल लेता सर राज्य, जब राज्य ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी। नहीं झेलता नहीं जी, एक पूरा अव्यवस्था फैलती, और उस अव्यवस्था में लोग जो है हमको दुत्कारते, लोगों की कठिनाइयाँ बढ़ती, हमारे खिलाफ एक नरेटिव बनता कि यार राज्य को अरे बर्बाद कर दिया हरीश रावत ने, सब बर्बाद कर दिया, कह दिया वहाँ अब गवर्नमेंट वो वहाँ है, कोई मंत्री यहाँ है, कोई वहाँ, कहाँ बैठे, कहाँ सचिव होंगे, चारों तरफ हौच पौच होती है, कहीं रहने की जगह नहीं है किसी के पास। कोई आ रहा है, कोई कहता मैं कार से आ रहा हूँ साहब, मैं कार से अप डाउन करूँगा, अप डाउन करने के लिए देहरादून और वहाँ के बीच में पूरा दिन आने देने में लग जाता, तो बहुत तरीके की अव्यवस्था फैल जाती। मैं उस अव्यवस्था के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था, लेकिन यदि मुझे मालूम होता कि हम नहीं आ रहे, तब आप रिस्क ले सकते थे। तब मैं ये रिस्क लेता, मैं कहता नहीं, लेट्स टेक रिस्क, जो भी होगा परिणाम जो है, और घोषित कर दो, और घोषित करता मैं लास्ट डे। और ये नहीं है मैं मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बनता कि 6 महीने पहले डिक्लेयर करके जब हमने वहाँ सचिवालय इत्यादि के लिए पैसा दिया, निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने के लिए वेबकॉस को डेजिग्नेट किया, तो हम उस दिन ही जो है कर देते कि हम कर रहे हैं करके। लेकिन वो हौच पौच से मैं बचना चाहता था, मैं उससे डरता, तो इसलिए मैं लास्ट दिन जो है, जब मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट वह है, तब मैं भी कह देता कि साहब गैरसैंण राजधानी, मंत्रिमंडल की बैठक बुला करके पारित करवा देता प्रस्ताव जो है, और जो आज स्थिति है वही स्थिति होती। लेकिन तब लोगों के सामने ये होता कि नहीं, आप गैरसैंण ग्रीष्मकालीन नहीं है, गैरसैंण राजधानी चलती यहीं से, होना यही था। ये न हो, ऐसा न हो, इसको बदलने के लिए ही मैंने जो है गैरसैंण के अंदर रोड मैप बना करके काम शुरू किया। ये सर आप लगाइए 57 करोड़ रुपया मैं पीएलए में डाला, मैंने जो उसके लिए था, और
सचिवालय के लिए, और 47 करोड़ का इनिशियल बजट था। 100 करोड़ की जरूरत पड़ 57 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट बना, और उसमें हमने 580 भवनों के लिए भी बुनियाद डालने का काम शुरू करो, तो वो सब में हमको लग रहा था 57 करोड़ रुपया हमको जरूरत पड़ी। तो 100 करोड़ रुपया जो जिलों के लिए रखा था हमने, उसको भी समेटा हमने इसमें डाला जो है। तो हमने अपने तरीके से हर कदम उठाया, लेकिन लोग अब अपनी असमर्थता को, ये उत्तराखंड की असमर्थता है, ये उत्तराखंड के लोगों की असमर्थता है, उन लोगों की असमर्थता है जो गैरसैंण को राजधानी चाहते हैं, उनकी असमर्थता है कि वो आज जो है अपनी असमर्थता को हरीश रावत के ऊपर थोपना चाहते हैं। हरीश रावत दिशा बना करके गया, आप उस दिशा में चल नहीं पा रहे हो, तो ये आपकी कमजोरी है। नहीं सर, ये यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप आज की सरकार को बाध्य करिए। ड्राइविंग सीट पर तो आप थे ना, आपने तो चुना है। स्टीयरिंग तो सर आपके हाथ में था एज सीएम। उत्तराखंड के स्टीयरिंग उस समय मेरे हाथ में था। हाँ, उस समय की बात मेरे हाथ से तो आप ही ने छीना ना, आप मतलब उत्तराखंड के लोगों ने छीना। डेफिनेटली। तो जिनके हाथ में आपने स्टीयरिंग दिया, उनसे कहते कि भाई ये गाड़ी तो जो है गैरसैंण की रहेगी करके। हम उम्मीद करेंगे सर कभी जनता इस तरह का संवाद करे और इतने सशक्त हो। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या हरीश रावत पीवी नरसिंहा राव जी से आर्ग्यूमेंट करने लगे थे, उनका गढ़ा हुआ राज्य 2002 में जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो स्वाभाविक तौर पर आपको देखो ये बेंच में रखा गया, फिर 2012 में बेंच में रखा गया। देखो मैं यदि 2002 में भी था या मुझे अवसर मिला कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में, या पहले भी मैं कुछ था कि मैं नरसिम्हा राव जी से या किसी से इन सवालों को उठा सकता था, तो कांग्रेस के बल पर तो था ना, कांग्रेस के बल पर था। तो कांग्रेस का डिसीजन था कि हरीश रावत नहीं, नारायण दत्त तिवारी जी। तो मैंने उस डिसीजन को माना। मैं विजय बहुगुणा नहीं था, मैं हरीश रावत था, मैं इस धरती का बेटा था, मैं यहाँ राजनीति करने के लिए कहीं से नहीं आया था, मैं यहाँ से पैदा हुआ था। तो इसलिए मैंने उस डिसीजन को माना और मुझे गर्व है मैंने उस डिसीजन को माना करके। लेकिन गैरसैंण के लिए यदि सच्चाई तो यह है कि आज जो असमर्थ उत्तराखंड है, अपनी कमजोरी कि वो सत्ता को बाध्य नहीं कर पा रहा है कि तुम गैरसैंण चलो या गैरसैंण रहो, वो उसके लिए हरीश रावत को दोष देना चाहता है कि तुमको अवसर दे दिया। मैं उत्तराखंड से पूछना चाहता हूँ कि तुमने मुझको गैरसैंण के लिए कब अवसर दिया भैया, कब वोट दिया मुझको बताओ ना। कभी वोट दिया गैरसैंण के लिए? जब आप वोट मांगने गए तब हाँ, नहीं दिया। मैं इत्तेफाक से तो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर था। यदि केदार इतनी बड़ी त्रासदी नहीं आती तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। तो मैं मुख्यमंत्री बन करके आ गया और मैंने उत्तराखंडियत की राह बनाने की कोशिश की। तो जिसने की राह बनाने की कोशिश, पहले उसको मारो और मारने के बाद उसे कौन, नहीं तू नहीं करना था, ये तो तू नहीं करना था। अरे भाई, मारने वाले भी तो तुम ही हो, मारने वाले भी तो तुम ही हो, हराने वाले भी तो तुम ही हो। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तराखंड ने गैरसैंण के लिए वोट किया ही नहीं, तो उत्तराखंड को मुझसे ये कहने का हक नहीं है कि तुमने क्यों नहीं बना दिया। चलिए सर, व्यक्तिगत तौर पर आपकी बात नहीं करते या हरीश रावत की बात नहीं करते, लेकिन आज तो कांग्रेस पार्टी, जब आप कहते हैं कि जनता वर्तमान सरकार से क्यों नहीं पूछती कि आपने जो रास्ता तय किया था कि उसको क्यों नहीं आगे ले जाया जा रहा है, तो जनता में तो आज विपक्ष भी है। विपक्ष तो जनता की सबसे बड़ी आवाज़ है। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस क्यों नहीं इसका एजेंडा बना पाई? हम कह रहे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी तुमने कहा है तुम्हारा, हम उनसे पूछ रहे ना। हम तो टॉर्च लेकर के भी गए वहाँ, हमने तो टॉर्च से भी देखा। हमने कहा भाई ग्रीष्मकालीन राजधानी कब से भाई जी, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ से भाई जी, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। हमने तो पूछा ना, पूछा
लेकिन जनता नहीं पूछ रही ना, आम आदमी नहीं पूछ रहा है। वो कह रहा है गैरसैंण, लेकिन उनसे नहीं कह रहा है जिनसे कहना चाहिए। सर उस समय आप पे ये आरोप लगा कि उसी दौरान की बात थी, वो शक्तिमान घोड़ा कांड हुआ और तत्कालीन बीजेपी नेता और आज के कैबिनेट मंत्री जो थे उनको आपने जेल भिजवा दिया, तो बाद में फिर वो दोष मुक्त हो गए उस पूरे प्रकरण पे। तो क्या ये मतलब संख्या बल कम करने की स्ट्रेटजी थी? तो कैसे ये सब इंसिडेंट हुआ? देखिए, घोड़े की टांग तो तोड़ी ही, और ये भी फैक्ट है कि टांग तोड़ने वालों का नेतृत्व जो आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो कर रहे थे। और आंशिक रूप से ये भी सत्य है कि हम ये समझते थे कि यदि हम इनको अरेस्ट करेंगे तो फर्क पड़ेगा ना, भाजपा विधानसभा में हल्ला गुल्ला मचाएगी, है? और यदि विधानसभा में हल्ला गुल्ला मचाएंगे तो पहले दिन हमने उनको विधानसभा की कार्रवाई जब उन्होंने बाधित की और गुल्ले फेंके, स्पीकर के ऊपर फेंके, सब चीज़ फेंका, तो उसमें स्पीकर साहब ने और इंदिरा हृदय जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरे दिन हमने आपस में बातचीत करके हमने कहा यदि आज भी ऐसा ही करेंगे ये तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हमारा लक्ष्य था कि हम 5-6 विधायक इनके विधानसभा से उस दिन जो है वो कर देंगे, एब्सेंट कर देंगे, सस्पेंड करवा देंगे। हाँ, उनको निलंबित कर देंगे, ताकि जो दल बदल करवाने की का ये कोशिश हो रही है वो दल बदल ये न करवा पाए। तो उसके लिए गणेश जोशी जी को मैंने कहा हर कीमत पर, उन्होंने कहा वो MLAs के उनके घेरे में है, वहाँ होटल में है। मैंने कहा कहीं भी है उनको उठाओ। इसीलिए वो कहते रहे कि हरीश रावत जी मुझे विशेष तौर पर प्यार करते हैं। कानून तोड़ा है, उन्होंने कानून तोड़ा है, और इसलिए जो है उनको उनकी जगह जहाँ है इस समय वहीं होनी चाहिए, ये मेरा निर्णय था। सर एक आप ही के पुराने सहयोगी और फिर से वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, वो कई बार ये कहते हैं कि आपकी वानप्रस्थ की उम्र है, आपको वानप्रस्थ चले जाना चाहिए था, पहले ही आपको ये मान लेना चाहिए। क्या कहते हैं सर उन्हें? ठीक कहते। अच्छा। बन उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। रोज जब से वो मंत्री बने हैं जंगलों में आग ही आग है। ये तो एक आध साल से बारिश हो रही है, अब झाड़ू में भी आग लग रही है जंगलों में, जब से ये बंद मंत्री बने हैं। तो बंद जब रहेंगे नहीं और बाकी रही से ही कसर, जंगलों में गुलदार भूखे भालू, भूखे हाथी, तो वानप्रस्थ कहाँ लोग जरा पूछ लीजिएगा। कहना हरीश रावत कह रहे थे कि भाई सुबोध उनियाल ने वन और बनू की स्वाभाविकता तो चौपट कर दी है, तो मैं कहाँ वानप्रस्थ लूँ, जरा बता दे मुझे। सर विषय को थोड़ा सा बदलते हैं। आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही जो जेनजी को भी बहुत पसंद आती है। आपने ये कहा कि आप मिशन मडुआ को या उत्तराखंडियत के जो सिंबल्स हैं उसको तब तक आप कैरी करेंगे, आप चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है चाय के साथ मडुए के बिस्किट खाएं, उस दिन आप मानेंगे कि आप सफल हो गए। तो सर ये क्या मैनिफेस्टेशन से ये काम पूरा हो जाएगा या कोई प्लान भी है आपके पास, या मतलब ये आपके उपजाऊ ब्रेन का एक सिर्फ लुभावना नारा है? देखिए, गेठी जानते हो आप? गेठी जी आपने कहा? हाँ, मैंने खाई है सर। आप खा रहे हैं? हाँ। ये 2 रुपया किलो भी नहीं बिकती थी, आज 100 रुपया किलो है। मैंने योजनाबद्ध तरीके से गेठी का प्रचार किया। मैं योजनाबद्ध तरीके से जो है अपने उत्तराखंड के उत्पादों का प्रचार करता हूँ। आज गुड़ की कटक की चाय, गुड़ की कटक वाली चाय उत्तराखंड का फैशन बन रहा है। और मैं दिल्ली में भी, दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ, कई जगह हैं जहाँ मैं गुड़ भेजता हूँ, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। सीएम साहब के साथ भी आपकी गुड़ वाली चाय की तस्वीर आई थी। कटक की चाय
ताकि गुड़ हमारी कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में राज्य की इस्टेब्लिश हो सके। हमारी नीचे के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनकी आर्थिकी में गुड़ का बहुत बड़ा महत्व हो सकता है। हाँ, हम गुड़ के बेसिक प्रोसेसिंग की इकाइयां हैं और वो और ज़्यादा जो है गांव-गांव में लग सकती हैं, लोग लगा सकते हैं, कर सकते हैं। मैं नींबू के चूक की बात करता हूँ, क्योंकि नींबू इतना ऐसा रस्टिक फल है जिसको आप वैसे ही डाल दो, जितनी भीड़े हैं हमारे ऐसे ही हो जाएगा उसमें, उनमें जो है पैदा किया जा सकता है और बहुत अच्छा है। और उसका चूक बना दो और वो चूक जो है कई तरीके के औषधियों में भी काम आता है और उसका बहुत उपयोग है। मैं थोड़ा अपने दर्शकों के लिए बता देता हूँ सर, चूक का मतलब कि आप नींबू के रस को कंसंट्रेट कह रहे हैं। हाँ, कंसंट्रेट करके उसको बना करके जो है करते हैं। पहले हमारे लोग करते थे घरों में, कढ़ाइयों में, बड़े बड़े कढ़ाइयों में बनाते थे उसको, फिर वो बड़ा सस्टेन भी हो जाता है, बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। बल्कि किसी को मधुमक्खी ने काट दिया, यहाँ तक कि सांप भी काटता था तो उसको उसके विष को कम करने के लिए उसको लगाने का काम करते थे। तो बहुत देसी चीज़ है जो उसका औषधि गुण भी है। तो हम उसकी प्रोसेसिंग इकाइयाँ लगा सकते हैं। इसीलिए मैं माल्टा, सिट्रस इसकी बात करता हूँ, इनका काम करता हूँ, क्योंकि अब मैं सरकार में नहीं हूँ। सरकार में होता तो मेरा मैकेनिज्म दूसरा होता, मैं दूसरे रास्ते से करता हूँ उसका काम। अब मैं सरकार में नहीं हूँ तो मैं बाहर से दूसरे तरीके से इन्फ्लुएंस करता हूँ और उसका असर दिखाई दे रहा है। अब मैंने गुजी करेला पकड़ा है, अब मेरा अगले 1-2 साल का मिशन जो है गुजी करेला है, मतलब पहाड़ी करेला, वो राम करेला, मीठा करेला जो है। मेरे मिशन में गुजी करेला सम्मिलित है। पहाड़ों की उत्पादों में जो है मेरे इसी तरीके से बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनको मैं अपने उस मिशन का हिस्सा बना रहा हूँ, जाता हूँ। जैसे लोबिया है, लोबिया की बात विलुप्त प्राय चीज़ हो गई है। तो हमारी दाल में जो है लोबिया यदि डाल दो तो दाल का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो हमारे व्यंजनों को हम कैसे मॉडिफाई, कैसे और बढ़िया बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए ये चीज़ें मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं एक नियोजित तरीके से, एक सुविचारित तरीके से और इस काम को करता हूँ। मेरा मानना है कि जिस धरती से हमको इतनी प्रसिद्धि मिली है कि लोग हमको जानते हैं, हमको फॉलो करते हैं, तो उस धरती के उत्पादों को आगे लाना, उस धरती के गुणों को आगे लाना हमारा फर्ज है। और ये चीज़ें हज़ारों लोगों की आजीविका में परिवर्तन लाती है। गेठी उत्पादक बहुत बड़ी संख्या में है और अब यदि उनकी 2 रुपये में बिकने वाली गेठी आज 100 रुपये तक पहुंची होगी तो कुछ तो उनकी आर्थिकी में अंतर आया होगा ना। डेफिनेटली। जैसे मडुआ ला सकता है, वैसे ये चीज़ भी ला सकती है। तो अब आजकल में माल्टा के लिए मेरा नारा है कि भाई 10 रुपये किलो में दम नहीं, 25 रुपये 24 रुपये से कम नहीं। तो ये पॉलिटिकल नारा भी है और इकोनॉमिक नारा भी है। पॉलिटिकल नारा ये है कि हम आएंगे तो हम 24 रुपया करेंगे और ये भाजपाई 10 रुपये में तुम्हारा माल्टा खरीद रहे हैं या 7 रुपये में तुम्हारा नींबू खरीद रहे हैं। तो जितना माल्टा उत्पादक हैं उनके लिए एक संदेश है कि आओ हमारे साथ खड़े हो। तो राजनीति भी है, ऐसा नहीं है कि मैं विशुद्ध कोई सन्यासी की तरीके से इनको करता हूँ या मैं ये कहूँ नहीं बिल्कुल मैं तो राजनीति के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सब उत्तराखंड के लिए कर रहा हूँ। मैं राजनीति के लिए भी कर रहा हूँ, अपनी पार्टी की राजनीति के लिए, साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी कि जिस धरती ने हमको पैदा किया उसके उत्पादों को आगे लाना हमारा फर्ज है। आपकी ऑनेस्ट स्वीकारोक्ति बहुत ही सुखद है। एक बात हरीश रावत जी की बड़ी काटती है कि उमेश कुमार जो कि एक मेजर कैरेक्टर रहे आपकी सरकार को गिराने में, उनकी निलंबन का प्रस्ताव विधानसभा पटल पर धूल फेंक रहा है। कांग्रेस क्यों नहीं उसको कंसिडर करती?
इस राज्य का दुर्भाग्य है। हरीश रावत को हटा दो, हरीश रावत की सरकार को हटा दो, को भंग करने के लिए ये सब ड्रामा किया गया, इसको हटा दीजिए हरीश रावत को। लेकिन इस राज्य के अंदर एक खतरनाक शुरुआत होती है, एक खतरनाक परंपरा पड़ती है, एक खतरनाक संस्कृति डेवलप होती है। तो ये उत्तराखंड के लिए विचारणीय है। और दोनों राजनीतिक दल, स्पीकर उस कुर्सी में 300-400 गरीब लड़कों की नौकरियां तो खा दी उन्होंने, उनको तो निकाल बाहर कर दिया। लेकिन जो संविधान का दोषी है, उसकी फाइल पर कुछ निर्णय नहीं कर रही। कांग्रेस कह भी तो नहीं रही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि न भाजपा कह रही है, न सत्ता कह रही है, न। और स्थिति यह है कि सत्ता उसको वोट का टुए के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। सारा उनका राजनीतिक पोषण, वित्त पोषण वहीं से हो रहा है, सत्ता से हो रहा है। और सत्ता एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सत्ता मतलब आप कह रहे हैं धामी जी के औजार हैं वो? नहीं, आप ये अंदाज लगाइए, कोई खाली नहीं है। माननीय खंडूरी जी के साथ एक सारंगी थे, उनका खंडूरी जी को बदल करके जब निशंक जी आए तो उस समय उनका उपयोग हुआ, पीके सारंगी, उस समय उनका उपयोग हुआ। फिर जब निशंक का हत्थे नहीं चढ़े तब उपयोग हुआ, तब निशंक ने उनके खिलाफ मुकदमे इत्यादि किए। लेकिन तब भगत सिंह कोश्यारी जी और राजेश भट्ट जी के घरों में उनको शरण दी गई, वो रखा गया। और उसके बाद जो है त्रिवेंद्र आए तब उनका इस्तेमाल हुआ। तो हरीश रावत अकेला नहीं है। आज त्रिवेंद्र जी के खिलाफ भी मुखर हैं वो, त्रिवेंद्र जी के खिलाफ भी मुखर हैं, कई सारी चीजें बोलते हैं। गलत चीज, गलत तरीका है। आप कह रहे हैं कि टूल के तौर पर यूज हो रहे हैं और किए जा रहे हैं। सर एक चीज मैं इस वाली चर्चा को एक जगह पहुंचाते हैं। आप और हम बातचीत कर रहे हैं जी, आप पॉडकास्ट के लिए बात कर रहे हैं। आप इसके साथ जब हम अलग हटेंगे कुछ बातें मुझसे और करेंगे। यदि आप उसको स्टिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप धोखा दे रहे हैं। ठीक बात। आप ये गलत संस्कृति पाल रहे हैं, ये गलत परंपरा प्रारंभ कर रहे हैं। आज ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जैसे रिवाइव कर रही है खुद को, आप भी उसको एनर्जाइज कर रहे हैं। नया नेतृत्व, आपने कहा कि पंचमुखी रुद्राक्ष आपका नेतृत्व जो है वो भी रिवाइव कर रहा है। जनता कांग्रेस की ओर आती है, मान लेते हैं कि कांग्रेस जो है फिर से अपने आप को रिवाइव कर रही है और एक उम्मीद देखती है। लेकिन उस उम्मीद को तब झटका लगने लगता है जब फिर केंद्र से आ रही कांग्रेस के जो केंद्रीय पर्यवेक्षक होते हैं या केंद्र के जो प्रभारी हैं उनका अगर सपोर्ट नहीं मिलता, तो आप आज ये कहते हैं कि हाँ वहाँ से प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, जैसा आपको अलग थलग अकेले छोड़ दिया गया था ऐसा अब नहीं होगा, या अब सब कुछ ठीक है। प्रभारियों की अपनी दिमाग नहीं चलते चीज़ों में, वो स्थानीय चीज़ों को समझते हैं या राज्य की बात को तवज्जो देते हैं। देखिए, जिस समय तक मैं था मुझे प्रभारियों का पूरा सपोर्ट था और वो लोग राजनीति के बहुत बड़े नाम भी थे, कद भी थे। उसके बाद मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्या हुआ। ठीक है। हाँ, यदि हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसमें कुछ तो बातें रही होंगी। सर एक बात है कि 500 करोड़ का विज्ञापन जब आम आदमी पार्टी का आया था तो वो बड़ा शोर मचा था उसका। अभी आपने ही कहा कि 1000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं पॉलिसिंग में, उस पर कांग्रेस इतना बड़ा एजेंडा नहीं बना पाई। और इसी तरह से देखते हैं कि युवाओं के जो आंदोलन हैं, चाहे वो पेपर बेचने के सवाल हों, लीक के सवाल हों, रोज़गार के सवाल हों, इलाज के लिए लोग जो है चौखुटिया में, उत्तरकाशी में आंदोलन कर रहे हैं लोग, तो उन सारे सवालों में, उन सारी चीज़ों में कांग्रेस क्यों नहीं आगे है, विपक्ष क्यों नहीं उन सवालों का चेहरा बनता? और ये तब है जब कांग्रेस के स्थानीय लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। चौखुटिया में भी कांग्रेस के लोग हैं,
इन्वॉल्व। शुरुआत करने वाले लोग कांग्रेस के लोग हैं, घनसाली में कांग्रेस के लोग हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, और दल भी है लेकिन सर्वदलीय है, मगर कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं। ये एक बड़ा सवाल है आपका कि हम इस सरकार की कुछ विफलताओं को और कुछ ऐसी, अब ये 100 करोड़ की 1000 करोड़ का विज्ञापन अकल्पनीय है इस छोटे से राज्य के लिए जो है। इस तरीके की चीज़ों को हम क्यों नहीं, ये आपका प्रश्न है जिसका उत्तर के लिए मुझे बहुत आत्ममंथन करना पड़ेगा। सर वापस आते हैं कि 2016 में आपकी सरकार गिराने की कोशिशें हुई, जिसको आपके प्रशासनिक कौशल, आपके अनुभव और तमाम सारी चीज़ों ने किसी तरह से संरक्षित किया। लेकिन आज तो ऑपरेशन लोटस एक आम परंपरा बन गई है, जैसा कांग्रेस भी कहती है। ऐसे में आप कहते हैं कि आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार आए। ये कैसे संभव होने वाला है? कोई मतलब सॉलिड इसके अगेंस्ट कोई सॉलिड प्लान है, या ये आकांक्षा है कि जो जनता की उस पर डिपेंड है? देखिए, आकांक्षा तो रखनी ही चाहिए और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए, और लेकिन हम ये अनुभव करते हैं कि ये ऑपरेशन लोटस इस तरीके से जो हाईजैक करना मैंडेट को और सब चीज़ें चल रही हैं, ये एक न एक दिन एक्सपोज होंगे। कब तक ये देश जो है अपने सवालों के बजाय जो है केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट करेगा? तो देश को भी देखना है ना। आप पूरा टोटल नैरेटिव अब इस सरकार का देखिए, कहीं से भी घुमा करके लाएंगे तो धर्म के नाम पर लाते हैं। तो नैरेटिव तो बनाया जाता है ना, जैसे वो बना रहे हैं, इसका काउंटर नैरेटिव क्यों नहीं कांग्रेस खड़ा कर रही? नहीं, हमारा नैरेटिव है, हमारा नैरेटिव रोजगार से जुड़ा हुआ है, दूसरी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि लोग इस समय अपने सवालों पर वोट ही नहीं कर रहे हैं। आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए, या जो आपके सहयोगी हैं आप ही अपने दिल से पूछिए, क्या आप इन वर्षों के अंदर जब से आप वोट डालने वाले हुए हैं 2014 के बाद अपने इश्यूज पे वोट कर रहे? आप अपने इशू पे वोट नहीं कर रहे। जनता भी अपने इशू पे वोट नहीं कर रही है। लोग अपने से जुड़े सवालों पे वोट नहीं कर रहे हैं। आज महंगाई सब मानते हैं चरम पर है, चरम पर है महंगाई, लेकिन सरकार एक आइडिया भेज दे रही है कि खुदरा थोक महंगाई 0 से नीचे है। अरे भैया, कहाँ थोक से नीचे है? यहाँ जिन चीज़ों को आप सब खरीदते हैं उन चीज़ों के दाम 2014 के मुकाबले आज 4 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन लोग ने महंगाई पर रिएक्ट कर रहे हैं। बेरोजगारी आज हर घर को प्रभावित कर रही है। अभी मनरेगा के बाद स्थिति और विकट होगी। जब मनरेगा जिस तरीके से समाप्त किया जा रहा है, उसके बाद और विकट होगी। ग्रामीण बेरोजगारी और भयावह होगी। लेकिन लोग उस पर वोट नहीं कर रहे। लोग उत्तराखंड क्या पलायन पर वोट कर रहा है? आपके गांव खाली हो रहे हैं। आपने कभी उस पर वोट किया है? उन्हीं उसके लिए देखा है। जब लोग अपने सवालों पर वोट ही नहीं कर रहे हैं, विपक्ष क्या करे? हम लोगों से आग्रह ही कर सकते हैं, हम कह ही सकते हैं, हम अपने सिद्धांतों पर खड़े हैं। हम लोगों के सवालों को निरंतर उठा रहे हैं। अब ये SIR में 4 बिंदु राहुल जी ने कहा कि हम कोई SIR के विरोध में नहीं है। SIR तो हम ही ने शुरू की, लेकिन ये आज कंप्रोमाइजिंग इलेक्शन कमीशन हो गया है। और उसके लिए उन्होंने 2 उदाहरण बताए। उन्होंने कहा आज चयन की प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों अलग हटाया गया? जिस समय इतना विवाद है
इलेक्शन कमीशन को लेकर के आपने अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चयन होने लग गया। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो करते थे, तो कम से कम उसमें पक्ष विपक्ष की राय के अनुसार, मेरिट के अनुसार, और ये समझा जाता था कि सरकार नहीं कर रही है। अब तो सरकार का स्पष्ट बहुमत है, सरकार नियुक्त कर रही, तो बेसिक न्यूट्रलिटी का जो फैक्टर था इलेक्शन कमीशन का समाप्त हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि आपने इनको गवर्नमेंट सर्वेंट, आई वॉज ए गवर्नमेंट सर्वेंट एज चीफ मिनिस्टर, मरते दम तक भी यदि मैंने कभी कोई गलती किया है मुख्यमंत्री के तौर पर या सेंट्रल मिनिस्टर के तौर पर, तो आई कैन बी प्रोसिक्यूटेड। हाँ, मरने के बाद भी मुझ पर आरोप सिद्ध हो सकता है, मुझे सजा दी जा सकती है। लेकिन इन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी दे दी। मोदी जी ने आज की सरकार ने इम्यूनिटी दे दी, कहते छूट है, इनको जो करेंगे इनके कंडक्ट पर विचार नहीं हो सकता, नो कोर्ट कैन एग्जामिन दैट। तो हाँ, तो इसे साफ हो गया कि कंप्रोमाइजिंग इलेक्शन कमीशन है। उससे उन्होंने 3 चीजें मांगी। उन्होंने कहा भाई, एक तो हमको ईवीएम का स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन क्या है, वो सबको बता दो, उसको छुपाने की चीज थोड़ी है, अब सबको बता दीजिए। यदि उसमें कोई डिफेक्ट होगा हमारा भ्रम दूर हो जाएगा, नहीं होगा तो। दूसरा उन्होंने कहा कि जब वोट डालते हैं, जो हम ये कह रहे हैं कि तुम एक आदमी से कई वोट डलवा देते हो और सब चीज़ें कर देते हो, तो आपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं सारे, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तब वो रिकॉर्ड को आप हमको उपलब्ध करवा दीजिए, हम देख करके वेरीफाई कर लेंगे किसने वोट दिया, नहीं दिया या रिपीट होने की। हाँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है था? आप उस रिकॉर्ड को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? क्यों नष्ट करना चाहते हैं? किस चीज़ को बचाना चाहते हैं? उन्होंने कहा आप उसको हमको दे दीजिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल हमको जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है आप हमारे उनमें भेजिए, सबके उसमें जो इलेक्टोरल बनता है उसकी जो मेकिंग प्रोसेस है जिस हिसाब से हो रहा है, आप राजनीतिक दलों को भी भेजिए, क्योंकि हम स्टेक होल्डर हैं, हमको भेजिए, हम देखेंगे, हम वेरीफाई कर लेंगे, ताकि जो नाम गलत जुड़ रहे हैं या जो नाम कट रहे हैं, अब हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से, आप भी जानते हैं 2014 के बाद जितने इलेक्शन हुए हैं उनमें हर पोलिंग बूथ में 200-300 लोगों के नाम काटे जाते हैं अंतिम समय में, और 100-150 नाम नए जुड़े जाते हैं। हाँ, तो ये कौन लोग हैं, नाम किनके नाम काटे जाते हैं? तो क्या ये एक राजनीतिक दल के रूप में जिसके उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस को जानने का हक नहीं है या दूसरे राजनीतिक दलों को नहीं है? तो राहुल गांधी ने यही बात कही एसआईआर के रूप में, लेकिन वो घुसपैठी को ले आए। कहते नहीं ये घुसपैठी को बचाने के लिए जो लोग विरोध कर रहे हैं एसआईआर का, वो घुसपैठी बचा रहे हैं। भैया वो घुसपैठी हैं कौन? लाओ, हम तो कह रहे हैं इस देश के अंदर जो भी घुसपैठी है, यदि तुम्हारे पास आदमी कम पड़ रहे हैं तो हम भी उनको लठा करके जो है देश से बाहर भेजने के लिए तैयार हैं, उन बांग्लादेशियों को, उन रोहिंग्यों को। लेकिन ये कैसे रोहिंगे बांग्लादेशी हैं जो दिल्ली का चुनाव होगा तो वहाँ घुसपैठी आ जाता है, वहाँ से जैसे ही चुनाव महाराष्ट्र पहुँचेगा तो महाराष्ट्र में भी घुसपैठी आ जाता है, फिर हरियाणा आएगा तो यहाँ घुसपैठी आ जाएगा, फिर बिहार आएगा तो वहाँ घुसपैठी आ जाएगा। अब आजकल घुसपैठियाँ जो है बंगाल में है जी, बंगाल में है। तो ये 11 साल से तुम सत्ता में हो, क्या कर रहे हो? हुइयाँ छिल रहे हो, आलू छिल रहे हो, या सरकार चला रहे हो? इन घुसपैठियों को निकाल करके बाहर क्यों नहीं कर रहे हो? यूपीए गवर्नमेंट के समय में हमने 84,000 घुसपैठियों को बांग्लादेश में धकेला था। तुम बताओ ना कितने धकेले तुमने? लेकिन घुसपैठी के नाम से हिंदू मुसलमान का संकेत दे करके वोटर का ध्रुवीकरण हो जा रहा है सारी प्रोसेस का जो है। यहाँ फॉल्ट लाइज हियर, यहाँ फॉल्ट है।
और यहाँ यदि जनता एक बार कह दे नहीं भाई, हम मोदी जी तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे, किसी की तरफ नहीं देखेंगे, हम अपनी समस्याओं को, अपने सवालों को देखेंगे, जिस दिन अपने सवालों को देखेंगे, मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ आपको सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। मतलब सत्ता परिवर्तन जनता के हाथ में, आप ये कह रहे हैं कि हाँ, विपक्ष जब कुछ नहीं कर सकता। जनता अपने सवालों पर वोट करने लग जाएगी, उस दिन सत्ता परिवर्तन भी आ जाएगा और उस दिन जो है हम आगे भी बढ़ेंगे। अब इस तथाकथित आर्थिक तरक्की का एक हवा खड़ा किया जा रहा है कि हमने तरक्की की। क्या करोड़पतियों की संख्या, अरबपतियों की संख्या दुगनी होना ही तरक्की है? आप हम जितने लोग हैं, आम लोग जो है, उनके खर्च करने की ताकत घटी है। हमारी आपकी जेब हल्की हुई है। कितनी बड़ी विडंबना है, कैसे इनका प्रचार तंत्र काम करता है और कैसे जनता की मानसिकता काम करती है। हमारे समय में 48 रुपया में $1 लिया जा सकता है, 48 रुपये में। आज 91 रुपये में $1 मिल रहा है। हमारे समय में जब 48 रुपये में डॉलर लिया जाता था तो कहा जाता था रुपये की साख गिर गई, और रुपये की साख गिरी तो देश की साख गिरी। और आज कहा जा रहा है कि नहीं, डॉलर महंगा हो रहा है और रुपया जो है कमजोर नहीं हो रहा है। और कोई सवाल नहीं, उल्टा जो है कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। पहले हमारे समय में जितना कर्ज हमारे समय में था इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, आज आपके ऊपर वो कर्ज 4 गुना हो गया है। इन 11 सालों के अंदर आपके ऊपर वो कर्ज 4 गुना हो गया है। लेकिन आज ऋण, यदि आपके ऊपर कर्ज है तो देश मजबूत हो रहा है, और हमारे समय में यदि कर्ज था तो देश कमजोर हो रहा था। आप कह रहे हैं प्रचार का गुब्बारा है, ये कभी भी फट सकता है। एक प्रचार आधारित हवा बनाया गया है और उसका कुछ नहीं है। इसके असली अपराधी देश का, जिनका संचार के माध्यमों पर कब्जा है, वो लोग इसके मालिक है। आप और हम इसमें इतनी लंबी बात कर ले रहे हैं, लेकिन हमारी बात का कितना असर जाता है। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ जब एक चिल्ला करके एक एंकर बोलता है कि देश की अर्थव्यवस्था हुई मजबूत, मोदी ने कहा कि नए स्थिति 2047 का भारत उन्नत भारत होगा। आपको भी लगता है, आप गिनने लगते हैं। हम जैसे लोग तो समझते हैं यार 2047 तक किसने देखा, लेकिन आप लोगों को लगता है यार 2047 आ रहा है, तो सपना दिखा दिया आपको 2047 का, और आप समझ रहे हैं कि आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। प्रचार के इसी मंत्र से एक बात याद आती है कि आपका क्लेम है कि केदारनाथ का पुनर्निर्माण आपने किया, आपकी सरकार ने बहुत शिद्दत से काम किया, पूरी मिशनरी झोंक के आपने 1.5 साल में उसे खड़ा किया। नहीं, हमारा क्लेम नहीं है, हमारा क्लेम नहीं है, हकीकत। लेकिन सर ये तो डबल इंजन की सरकार तो कहती है कि सब कुछ हमने किया, मास्टर प्लान हमने बनाया। रामदेव जी को ले गए, उमा भारती जी ने ये कहा, दत्तात्रेय इनके मंत्री थे, उन्होंने कहा कायाकल्प कर दी गई। क्रेडिट तो डबल इंजन की सरकार ले रही है। उन्होंने जिस गुफा में तप किया वो गुफा भी हम ही ने बनाई। अच्छा। लेकिन उन्होंने तप करके सारे उसको हाईजैक कर लिया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी एक झूठ की मशीन है, कई सारे इंटरव्यूज़ में आपने ये टर्म कहा है। इस झूठ की मशीन से, जैसे कि उदाहरण आपने ये दिया था कि वो जो लास्ट टाइम में आपके एक स्टेटमेंट को बहुत कोट किया गया था मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले को, आपने कहा कि आपने वो कभी दिया ही नहीं, और बल्कि इनाम भी आपने घोषित किया कि अगर कहीं से वो खबर ले आओ तो आप उनको जो है, मेरे ख्याल से 10 लाख का इनाम आपने दिया था। तो सवाल ये है कि आप
आपने भी, आप जैसे मजबूत, सशक्त, अनुभवी और एक लंबी राजनीतिक जीवन वाले राजनेता ने अपनी वो लेगेसी क्यों नहीं तैयार की? वो सेकंड टियर आपकी लीडरशिप की, थर्ड टियर, फोर्थ टियर, मल्टी टियर लीडरशिप क्यों नहीं डेवलप करी, जो आपके एजेंडे को आगे लाए और इन झूठ का सामना कर रहे हैं? लोग हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं, मगर झूठ बड़ी तेजी से दौड़ता है और सत्य खरामा खरामा चलता है। तो अब जब झूठ को सुनियोजित तरीके से मैं फंसा था लाल कुआं में, अनचाही जगह मुझे चुनाव में झोंक दिया गया। अब तो रामनगर से गए थे और यहाँ अचानक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल खड़ा किया गया। और आप देखिए, इनिशियली ये कहा जाता है कांग्रेस के नेता ने कहा, तब आपका नाम नहीं था। फिर ना 3-4 दिन बाद एक दाढ़ी बना करके सर सैयद बनाए जाते हैं, मेरे जैसा चेहरा लगा करके, और कहा जाता है कि अब हजूर जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और उसके साथ मुझको जोड़ दिया जाता है। क्योंकि 3-4 दिन प्लेटफॉर्म बनाने के बाद भाजपा की मशीनरी ने कहा कि चीज़ असर नहीं कर रही है, हरीश रावत को लाओ इसमें। जब हरीश रावत लाए गए तो लोगों ने कहा यार क्यों कह दिया हरीश रावत ने ऐसा, क्यों कह दिया ऐसा। तो अच्छा, अब उसको व्यापकता देने के लिए सारे केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री जी मैदान में अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मैं तुमको 5 किलो गेहूं चावल मुफ्त दे रहा हूं, और हरीश रावत जी आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं भैया, यूँ तो आप जानते हैं संविधान के अस्तित्व में आने के बाद धर्म के आधार पर कोई चीज बनाई नहीं जा सकती है। लेकिन सर धर्म के आधार पर छुट्टी मुस्लिम दी यूनिवर्सिटी, आपने समाज वाली। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और हिंदू यूनिवर्सिटी दो आज़ादी से पहले बने, संविधान के अस्तित्व में आने से पहले बने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद कोई कानून रोकता है। प्रधानमंत्री जी इस सत्य को जानते थे कि कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं कह सकता है, मगर उस झूठ को स्वीकार्यता देने के लिए उन्होंने भी उस बात को कहा। अब हमको चाहिए था कि राजनीतिक दल के रूप में हम कहते नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। सत्ता में आने के बाद भी उनके जिस दिन वो सत्ता ग्रहण कर रहे थे, हमारा नारा होना चाहता कि झूठ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्भ से पैदा हुई है सरकार, नहीं चलेगी करके। हमारी गलती यहाँ आ रही है, हम भाजपा झूठ बोलती है, इसको जनता के दिमाग पर नहीं बिठा पा रहे। इसीलिए मैंने न्याय यात्रा निकाली, इसीलिए मैंने ये नाम घोषित किया, इसीलिए मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ कि भाजपा ने झूठ बोला, किसी कांग्रेस नेता ने नहीं कहा। और मैंने कहा, अब तो मैंने यहाँ तक कह दिया कि कोई पॉडकास्टर, कोई पोर्टल, कोई न्यूज़ चैनल, कोई अखबार दिखा दो, तो मैं पहले 50,000 घोषित किया था, फिर 2 लाख किया, फिर 5 लाख किया, फिर 10 लाख किया। अब मैंने कह दिया संपत्ति भी दे दूंगा और मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा। और अब हाल में तो मैंने कह दिया, मैंने कहा भाई मैं शरीर भी त्याग दूंगा, तुम लाओ तो सही, प्रमाण तो दो, दिखाओ कहाँ। तो इसको ये मैं भी अभी तक नहीं समझ पाया कि मैं अपनी पार्टी को क्यों नहीं ये समझा पा रहा हूँ कि आपको इनके इस झूठ को एक्सपोज करना चाहिए, इस झूठ का भंडाफोड़ करना चाहिए।
सर राज्य के युवा नहीं तो ये 2027 में फिर झूठ बोल देंगे कोई, ऐसा ही कोई सांप्रदायिक डिवीजन करने वाला झूठ लेकर के आ जाएंगे। अपने रोजगार के सवाल को लेकर के सड़कों पर है लंबे समय से, अलग अलग रूप में, कभी पेपर लीक के बारे में होता है, कभी दूसरे तीसरे बारे में होता है, और पेपर लीक होता है उसकी एक लीपापोती होती है। इस जन आंदोलन से बहुत सारे चेहरे निकल के आ रहे हैं, बॉबी पवार जैसे, मोहित टिमरी जैसे, और लूसन टोडरिया टाइप के नाम, इस तरह के नाम जो है आज उन युवाओं का आइकन बन रहे हैं। तो क्या कांग्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए इन उभरते हुए युवाओं को अपने में अडॉप्ट करेगी, अपने लिए स्वागत करेगी, या कांग्रेस की लीडरशिप बिल्कुल करना, तो ऐसा कोई ऑफर गया है? बिल्कुल करना चाहिए। जिनके हाथ में कांग्रेस पार्टी है, जिनके जो 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 माने रखते हैं, हमारी जो 5 पंचमुखी रुद्राक्ष हमारा है, इनको इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। और मैं तो एक बात और कह रहा हूँ कि हमको उन सब विचारों को जो भाजपा के वैचारिक विरोध में है, जो उनके झूठ और ये फरेब आधारित लोगों को बांटने की राजनीति और जनता के सवालों को ढकने की जो उनकी राजनीति है, उसके खिलाफ है, उन सब लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। सर सेकंड टियर की जब बात करते हैं और जो थर्ड टियर की बात करते हैं कांग्रेस की लीडरशिप की, रोजगार के मामले में मैं एक चीज कहूँ आपसे जी, हमारा रिकॉर्ड परफेक्ट रिकॉर्ड है। मैंने 32,000 से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियों पर लगाया 3 साल के अंदर। मैं वर्गीकृत करके बता सकता हूँ। और भाजपा आज बड़ा भारी झूठ बोल रही है कि 26,000 हमने दे दिए हैं करके, और कहीं नहीं है। आप देखिए पिछले 1.5 साल के अंदर जितनी वैकेंसी निकल रही है, इम्तिहान होने से पहले, रिजल्ट होने से पहले सब कैंसिल हो रही है। लेकिन भाजपा का लिस्ट जुड़ती जा रही है 26,000 की, जो है पीसीएस का एग्जाम नहीं कर पाया था स्टेट अपना, और पीसीएस का एग्जाम ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई कर नहीं पाया। और क्या हमारे समय में हमने 2 पीसीएस के एग्जाम, 3 साल के अंदर 2 बार पीसीएस के एग्जाम हो। ये दूसरा, हमने 18,000 जो अध्याचन किए थे, वही अध्याचनों पर जो भर्तियां हुई भी हैं कुछ थोड़ी बहुत, वो उन्हीं वही अध्याचन है। ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हमने गठित किया, मेडिकल बोर्ड, भर्ती बोर्ड हमने बनाया, शिक्षा भर्ती बोर्ड हमने बनाया। हमने ये सारे चीज़ें जो है हमारे कार्यकाल में हुई। हमने मैकेनिज्म भी तैयार किया उसका जो है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, इस राज्य के अंदर रोजगार परक शिक्षा और रोजगार परकता को एक राज्य का एजेंडा बनना चाहिए। एजेंडा बनाने के लिए जो सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, जो उसके लिए योजना होनी चाहिए, वो और किसी के पास नहीं, हमारे पास है, हमारे पास है। और 2017 में केवल ऐसा नहीं था कि उत्तराखंड ये हमारे नौजवानों के रोजगार और दूसरे उसकी जो है, आज ये स्थिति नहीं आती। हम क्वालिटी एजुकेशन देने वाले राज्य होते और हम क्वालिटी मैन पावर सप्लायर राज्य होते। हमारे लोग जो है यही नहीं, दुनिया को अच्छी मैन पावर देने वाले राज्य के रूप में हम डेवलप होते, और हम स्वरोजगार का वो मॉडल तैयार करते, गांव-गांव का जो है, जो मॉडल जो है, जिस मॉडल को दूसरे लोग रिप्लिकेट करना चाहते। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा, मैं 2017 में ये सब बातें लोगों के दिमाग में नहीं डाल पाया। सर आपने भू कानून कहा, तो सरकार ने बना तो दिया भू कानून, आप संतुष्ट क्यों नहीं है उससे? जब सब बिक गया तब, जितनी प्राइम लैंड है सब बिक गई है। और अभी कानून है, मगर कानून के अनुसार काम कहाँ हो रहा है? यही देहरादून के अंदर, 11 जिलों के लिए, इन देहरादून के अंदर लोगों ने जो है बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदी हैं। यहाँ के डीएम कुछ ज़मीनों की जांच करवाते हैं, कहते हैं ये ज़मीनें गलत तरीके हैं, इनको राज्य में कंपाउंड कर दिया जाएगा। और डीएम को धमकाया जाता है, तेरी क्या औकात है, क्या वो है। और
बाद में डीएम के उससे वो गायब हो जाता है वो काम, और आज भी वो ज़मीनें जिनके पास है, जिनके कब्जे में है, उन्हीं के कब्जे में है। तो कैसा भू कानून है ये, जिस भू कानून के अंदर कोई ऐसे लोग जिन्होंने गलत तरीके से भूमि खरीदी है और डीएम उनको पकड़ने की कोशिश करता है और डीएम धमका दिया जाता है, अनुतोगत्वा डीएम को नज़र ढीली करके। यही देहरादून में हुआ है, कहीं और नहीं हुआ है। वर्तमान डीएम की बात कर रहे हैं सर? मैं आज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आज की बात कर रहा हूँ। तथ्य है कि लोगों ने गलत तरीके से ज़मीनें हैं उनके पास, और जब डीएम कहते हैं ये गलत ज़मीनें हैं तो उनको धमकाया जाता है और अंधों को तो डीएम को हाथ पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो जो सत्ता अपने कानून को लागू नहीं करती है और अपने डीएम की बात को डिफेंड नहीं करती है, आप अंदाज लगा लीजिए उसके हाथ में ये भू कानून का क्या स्वरूप होगा। सर एक बात ये आती है कि आप कहते हैं कि पलायन दूर करने का आपके पास एक फार्मूला है, और अंततः अगर किसी को पलायन को सीरियसली एड्रेस करना है तो उसको आपके फार्मूले पे काम करना पड़ेगा। नहीं, मैं तो क्या फार्मूला सर? वो फार्मूला हमने कुछ छिपा थोड़ी रखा है। जिस उत्तराखंडियत के रास्ते पर हम 2014 में हमने अपनी सरकार को डाला, आप उसी का अनुसरण करिए और धीरे धीरे जो है फर्स्ट स्टेज की हमने कुछ शुरुआतें की, जो सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज है वो धीरे धीरे अपने आप इवॉल्व होती आई। मतलब स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करना, स्थानीय पहचान को प्रमोट करना, और सब चीज़ें स्थानीय हर तरीके की उनको जो है, और उसको आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ना। हाँ, उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच भी तो करना पड़ेगा। हाँ, आप लोकली ग्लोबल होना है, लोकली ग्लोबल होना है। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल। मैं तो 2014 में आने के दिन से इस बात को कर रहा था, जब मैं मडुआ कह रहा था या दूसरी चीज कह रहा था, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो सर आपने इतना खूबसूरत जुमला नहीं दिया था ना? मैंने जुमला नहीं दिया था, जुमला नहीं दिया था, आपने बिल्कुल ठीक बात की। सर एक बात आपकी ओर से ये आई थी, मुझे याद है कि आपने प्रपोज किया था कि उत्तराखंड के पर्वतीय जगहों में कुछ डेस्टिनेशंस आपने डिसाइड किए थे जहाँ की नई टाउनशिप बसाने का आपका ख्वाब था। आज सरकार जो है, वर्तमान धामी सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया है कि अब नई टाउनशिप बसाना आसान होगा, उनके नियमों में शिथिलता दे दी है। तो फिर तब क्यों नहीं आप प्रसन्न हैं, उसको क्यों नहीं वेलकम कर रहे हैं आप? ये तो आपका एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, इसमें इनका कंसेप्ट कुछ क्लियर नहीं है ना, ये किस रूप में कर रहे हैं। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ज़मीनों को लोगों को दे रहे हैं, बाहर पूंजीपतियों को, और ज़मीन दे दें, कह दें ये बनाएंगे। हाँ, हमने जिन टाउनशिप का सपना देखा है उस टाउनशिप के लिए हमने स्थानीय लोगों के लिए हमने आपकी ज़मीन को आपको देंगे, आप उसको डेवलप करेंगे, सरकार उसमें आपकी मदद करेगी ताकि नई टाउनशिप डेवलप हो और जो पुरानी टाउन्स हमारे शहर है उनका बोझ कम हो सके। हमने अपनी स्थानीय आकांक्षा को उसके साथ जोड़ा है। हमने हमारी टाउनशिप आपके चेहरे को रिफ्लेक्ट करती है, आपके चेहरे को दिखाती है, और इनकी टाउनशिप किसी गुजरात के बड़े पूंजीपति को दिखाएगी और उनको दे दिए जाएंगे, वो टाउनशिप बनाएंगे। जिस तरीके से देहरादून के अंदर इतने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई है ना, आप 2016 का उत्तराखंड देखिए, हमारे समय में राजपुर रोड में कोई था ऐसा। आज सारा राजपुर, सारा ये एरिया जो है मल्टी उससे भर दिया गया, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई। इन अट्टालिकाओं में कितने लोग हैं, आप ले सकते हैं वहाँ मकान? क्या आम उत्तराखंडी कोई फ्लैट ले सकता है? मुझे बताइए। लोगों ने अपने अयासी के लिए कहाँ से लोगों ने आकर के फ्लैट ले करके रखे हुए। आम उत्तराखंडी हार्डली 20% है, उत्तराखंड का व्यक्ति हार्डली 20% है इन अट्टालिकाओं में। आप कहते हैं कि ये टाउनशिप भी जो है उत्तराखंड की जमीन को लोगों के हवाले करने का एक टूल बन सकता है।
आप कहते हैं कि कांग्रेसी नेताओं को अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप ये मानते हैं कि महत्वाकांक्षाएं तो हैं लेकिन उन्हें एडजस्टमेंट करके चलना एडजस्ट पड़ेगा। करना पड़ेगा। अभी ये जो एडजस्टमेंट है, चलिए मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए लीडर्स इस बात को समझते हैं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, चूँकि अब सत्ता से बाहर रहे हैं इतने लंबे समय, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा साइड में रख के उत्तराखंड की बात करते हैं। मान लीजिए कांग्रेस ने ऐसा कर भी दिया तो, लेकिन कल आपके पास सत्ता आती है तो नौकरशाह तो वही है, काम तो उन्होंने करना है, तो उनको उनकी प्राथमिकताएं कैसे, वो तो ओन ही नहीं करते स्टेट को। तो लीडर के अनुसार चलते हैं, जैसा लीडर चलेगा। फर्स्ट फेज में आई वाज ए चीफ मिनिस्टर, वाज ए लीडर आल्सो, आई वाज लीडिंग द स्टेट, ब्यूरोक्रेसी वाज जस्ट फॉलोइंग मी। जब तक वो सरकार उठा पटक वाला नहीं हुआ। उस समय मैंने गांव चलो कहा तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स गांव में गए, रहे गांव में, गांव की रिपोर्ट बना करके लाए मेरे पास जो है। लेकिन जब हमने फ्रंट से लीड करने की स्थिति में नहीं रहे 2016 के बाद जो है, तो वो उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया। तो ये ऐसा नहीं है। और हमारी ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी भारी कैपेसिटी है और धन्य है जिन्होंने इसका फ्रेम किया, विठल भाई पटेल और उन्होंने जो है वल्लभ भाई पटेल। तो वो उन लोगों ने इसका जो फ्रेमवर्क है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के विशेष के अनुसार चलते हैं। हाँ, वो संविधान के अनुरूप आचरण करने वाली सरकार के आदेशों के का पालन करते हैं। तो जिस तरीके की सरकार होगी, आपको हमको कोड बदलने में टाइम लगता है और हमारे ब्यूरोक्रेट्स को अपने आइडियाज बदलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। यदि कल हरीश रावत चीफ मिनिस्टर होगा तो ये अरे सर ये तो यहाँ रुक गया, ये यहाँ रुक गया, ये ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए। They will come with the fantastic ideas and the road map. सर मैं आता हूँ इसलिए आप ये चिंता छोड़िए। यदि कांग्रेस आएगी तो ये जानते हैं हमको किस तरीके से ढलना है। कांग्रेस अगर आती है, उत्तराखंडियत का सपना आपका, प्लान आपका, अभी आपने कहा कि ड्राइविंग सीट पे होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरी ओर आप ये कहते हैं कि आपने तो ढोल बजाएंगे या फिर वो ढोल को भी टांग दिया जाए, तो ऐसे में सपने का होगा कैसे? राजनीति का जो कंपल्सन है जी, पहले मैं ढोल बजाता था तब प्रोग्रेड करता था। अब मैंने कह दिया यार मैं ही ढोल हो जाता हूँ, टांग दिया है, तुमको ज़रूरत पड़े तो मुझे बजा लो भाई। हाँ, तो अब समय है देखिए। हाँ, और बहुत सारी बातें होती हैं। आपने एक शब्द अभी कहा कि अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या कहा? आप ही का टर्म है एडजस्टमेंट ऑफ एम्बिशंस। आपने कहा एम्बिशंस को एडजस्ट करना होता है। एम्बिशंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। हम 2022 में नहीं कर पाए, हम उसी में चले गए। हमको 2027 में अब एम्बिशंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या मानेंगे कि वो उजाड़ू बल्द की जो वापसी हुई है आपके अनुसार वो एडजस्टमेंट ही है? वो कुछ भी उसकी किसी भी रूप में व्याख्या कर लीजिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा इस समय जो है। लेकिन मैं इतना ज़रूर करना चाहूँगा कि हमको अपनी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। हाँ, मगर उन महत्वाकांक्षा को एडजस्ट करना चाहिए, रीचैनलाइज करना पड़ता। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि उत्तराखंड की जनता हरीश रावत को बेचारा नहीं देखना चाहती, वो बागी बहादुर देखना चाहती है? तो ऐसे में आपका ये स्टेटमेंट कि आप सिर्फ ढोल बजाएंगे, क्या उन लोगों की इच्छाओं पर मतलब एक तरह से उनको ब्रेक लगाना नहीं है जो आप में उम्मीद देखते हैं? हम तो जनता के बनाए हुए शेर हैं। यदि जनता ने, एक बाबा थे ना, उन्होंने एक चूहा आया और कहा था मुझको तो बिल्ली खा दे रही हो। उसने कहा चल तू शेर हो जा। बाबा के आशीर्वाद से शेर हो गया। तो अब वो शेर हो गया तो उसने कहा मैं तो किसी को भी खा सकता हूँ। वो बाबा को खाने गया तो बाबा ने कहा पुनः मुझको बहुत। तो अब जनता ने ये समझा कि हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको नुकसान कर रहे हैं, हमको पुनः मुझको बहुत कह दिया।
अब मुँह चूहे को जब तो मानते हैं कुछ गड़बड़ हुई थी? कुछ तो रही होगी, नहीं तो मैंने कहा ना कि ऐसे ही थोड़ी किया हुआ लोगों ने, कुछ तो कहीं हमसे कमजोरी रही होगी। आपने कहा कि चीज़ों को समेटते हैं और आखिर में आते हैं, फिर से 2027 की बात अगर करें तो आज का युवा जेन जी आपसे उम्मीद करना चाहता है, कैसे करेगा? आप ये कहते हैं कि बीजेपी के पास पाशविक धन की शक्ति है, सांगठनिक शक्ति है, इसका मुकाबला कांग्रेस कैसे करने वाली है? आप कैसे कन्विंस करने वाले हैं युवाओं को कि नहीं हमारे साथ जुड़िए? हिमाचल ने वीरभद्र सिंह जी की डेथ हुई, हिमाचल ने और अपर हिमाचल ने विशेष तौर पर जो है दे वोटेड फॉर वीरभद्र सिंह, उनकी स्मृति में वोट किया और बहुत बड़े पैमाने पे किया। भाजपा की सारी शक्तियां फील हो गई, He came to the government. एंटी गवर्नमेंट, एंटी इनकम्बेंसी थी तेलंगाना के अंदर, वी केम टू द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि यदि जनता ठान लेती है तो फिर लोग ये समझते हैं यार इतने से काम नहीं चलेगा यार, चलो यार और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। तो और यदि कांग्रेस के लिए लोग जरा सा और जोर लगा देंगे तो कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। तो ये तो जोर लगाने का सवाल है, एक बार जनता तय तो करे हमको कांग्रेस के लिए जोर लगाना है। सर, बातचीत को विराम देने से पहले मैं आखिर में एक बात आपसे पूछूंगा, इस सवाल के साथ समाप्त करेंगे कि आपको अगर दोबारा मौका मिलता है तो आप अपनी कौन सी मिस्टेक को इम्प्रूव करना चाहेंगे? क्या गलत हो गया था जिसको कि आप ठीक करने के लिए दोबारा आएंगे? मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि ये काल्पनिक प्रश्न है। अभी तो मुझको 36 का इंतजाम करना है, पार्टी को 36-40 लोग जीत करके आए उसका इंतजाम करना है। इसलिए मैं, और फिर दूसरी बात यह है, मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ी आए, अब नए लोग आए, ये जरूर चाहता हूं, सोच मेरी हो, क्योंकि उत्तराखंड के लिए कोई दूसरी वैकल्पिक सोच अभी दिखाई नहीं दे रही है। और जो सोच है, जो भाजपा की सोच है वो बहुत डिजास्टर्स है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सोच हमारी हो, लेकिन कंधे और हाथ और नए दूसरे लोगों को आपका मार्गदर्शन रहे। आपका मार्गदर्शन रहे। मेरा मार्गदर्शन की भी जरूरत नहीं है, ये विजन रहे। मेरे मार्गदर्शन की भी जरूरत नहीं है। आप उत्तराखंड के, हमने जिस रास्ते पर डाला था, जिस रास्ते पर हमने कोशिश की थी, आप उस संकल्प को एक बार ले लेंगे तो फिर संकल्प के बाद रास्ते अपने आप निकल आएंगे। धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, और इनके साथ बातचीत में हमने बहुत सारे अनुभवों की परतें खोली। मंडुवे की रोटी के स्वाद से लेकर राजनीति की कड़वाहट तक के सफ़र को तय किया। 76 साल के हरीश रावत जी डोनाल्ड ट्रंप को मंडुवे का बिस्किट खिलाने का सपना युवाओं की आंखों में डालकर जाना चाहते हैं। देखते हैं कि यह सपना उत्तराखंड के जन जन तक पहुंचता है या फिर यह भी एक नाराही बन के रह जाता है। हम फिर से आपसे वादा करते हैं कि हरीश रावत जी अपने आप में राजनीति की एक पूरी यूनिवर्सिटी हैं, उनसे और लंबी बातचीत किए जाने की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि आप अपने सवालों को हमें कमेंट करके भेजें कि अगली बार जब हम हरीश रावत जी को अपने पॉडकास्ट में बुलाएं तो हम उनसे क्या सवाल पूछें। आपका बहुत बहुत आभार सर, हाँ एक बार पुनः हमें समय देने के लिए। बहुत रिसर्च करके बड़ी गंभीर सवाल पूछे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।